हमारे इंस्टीट्यूट का एक मसला है कि हमारे विजन में ना थोड़ी सी अच्छाई है। लोगों को पैनिक करके, डरा के, घबरा के और इस तरह से नहीं करना होता। इन दिनों लोगों को तवज्जो करनी चाहिए अपने पेपर्स पे, अपनी तैयारी पे। अब प्रॉब्लम ये है कि बार बार लोग फ्रंट ऑफिस पे आके जी आप एनरोलमेंट्स कब शुरू करेंगे, आप ये काम कब शुरू करेंगे, फ़लाना टीम में है या नहीं है, ये काम होगा या नहीं होगा। अब ऐसे में हरगिज़ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस वक्त खामखा एक सनसनी पैदा कर दें और एकदम से जो है वो हम कहें आज जी एनरोलमेंट्स खुल गई हैं, आज जी फ़लाना टीचर हमारे साथ है, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये बहुत हाई टाइम होता है लोगों के पढ़ने वाला। इस वक्त इस तरह की अनाउंसमेंट्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ख़राब वहाँ पे हुई कि जब बच्चों ने आके कहा कि सर बात ये है कि आप नहीं टेंशन दे रहे, आप शोर नहीं मचा रहे। दुनिया तो शोर मचा रही है, सारे लोग कह रहे हैं एनरोलमेंट शुरू हो गई हैं इस तरह से उस तरह से। तो वो कहते हैं जी आप अगर अनाउंस नहीं करते अर्ली एनरोलमेंट को और कल को जब आप एनरोलमेंट्स अनाउंस करें तो वो एनरोलमेंट्स की आपकी अनाउंसमेंट हमें समझ ना आए तो आपने तो हमारे साथ जुल्म कर दिया। हम एक और कॉलेज जाना चाहते थे या हम किसी और कॉलेज चले जाते, आपने जो है वो हमें टाइम से नहीं बताया, अब हम उस कॉलेज भी नहीं जा पा रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम पैनिक नहीं फैला रहे, लेकिन हमें रिएक्शन देना पड़ रहा है कि बच्चे आके कह रहे हैं कि जी चलें आप अच्छे लोग सही, आप नहीं हमें टेंशन दे रहे कि भी वो करो, एनरोलमेंट्स पे ध्यान दो, जल्दी से पैसे जमा कराओ, नहीं तो तबाह हो जाओगे, अगले सेशन में मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। हम उस तरह की टेंशन नहीं दे रहे, लेकिन चूँकि हम मार्केट में बैठे हैं तो बच्चे जो है ना वो बार बार परेशान हैं। अब एक चीज़ जो हम चाहते हैं कि इस वक्त ना हो, एक अच्छे तरीके से सेशन एंड पे हम बात करें, प्रॉपर सेशन एंड पे, क्योंकि मकसद किसी भी ना कॉलेज को तोड़ना होता है, ना किसी को तंग करना होता है, ना इस पीक टाइम पे लोग जज्बाती हैं तो उनकी जज्बातियत का फ़ायदा उठाना होता है। इसीलिए एक अच्छे कॉज में हम एक इन्फॉर्मेशन को डिले कर रहे हैं कि इस वक्त मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में आप इंटरनेट पर खुद ही से लिख दें ये सवाल तो आपको हर कोई जवाब दे देगा इस सवाल का। तो हम ऑफिशियली एक चीज़ नहीं अनाउंस कर रहे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम खामखा कोई मार्केटिंग टैक्टिक करके बिला वजह मार्केट को तोड़ें, मार्केट की डिसेंसी को ख़राब करें। प्रॉपर क्लासेस ख़त्म हो जाएं, यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ख़त्म हो जाएं कहीं और, ताकि ये ना हो कि हाँ भाई ठीक है चलते हुए कॉलेज में से अचानक से जो है वो बंदे तोड़ने की कोशिश की है इस तरह से। तो इस वजह से हम ज़रा डिसेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फिर थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया। उन्हें का पता नहीं कुछ ऐसा होना भी है या नहीं। मुझे तकरीबन डेली जो मेल्स आ रही हैं उनमें 12-13 मेल्स यही हैं कि सर बता दें। ठीक है, अच्छा मज़े की बात है, देखें हमारी जो भी रीज़न है वो रीज़न ये है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, कोई बेचारा पढ़ते हुए परेशान ना हो जाए। अगर तो प्रॉब्लम ये है कि जी फ़लाना सर यहाँ हैं या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो यहाँ नहीं भी होंगे तो आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे और यहाँ होंगे तो यहाँ एडमिशन ले लेंगे। वो जिधर से आ रहे हैं उनकी भी पॉलिसी डराने वाली नहीं है, हमारी भी पॉलिसी डराने वाली नहीं है। इस वक्त गिनती की 2-3 लोग ही तो शरीफ बच गए हैं जो डराते नहीं हैं, लोगों को टेंशन नहीं देते। तो ऐसे में आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। ना हमने इस तरह से कहना है कि जी हमने एनरोलमेंट बंद कर दी, ख़त्म कर दी, निकल जाओ चले जाओ, आप लोगों का कोई अब हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना दूसरे कॉलेज ने इस तरह से करना है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने तौर पे चलते रहें, आप अपने तौर पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भाई आप कहते हैं जी वो अगर यहाँ होते तो मैं एडमिशन लेता, वो अगर वहाँ है तो आप एडमिशन नहीं लेंगे। इतने पास कॉलेजेस हैं, आराम से लोग 5 मिनट में सफ़र कर लेते हैं। तो पैनिक सिर्फ एक तरह का यूज़र हो रहा है और उसके अलावा कोई यूज़र नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने FR2 पढ़नी है, अब FR2 में एक टीचर हमारे पास मौजूद हैं या कहीं पर भी मौजूद है, उसने तो FR2 पढ़ ही लेनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ उनकी पॉलिसी हो कि वो एडमिशन बंद कर देते हो या हमारी पॉलिसी हो कि हम एडमिशन बंद कर दें। तो हम इस तरह के काम नहीं करते, तो आपको हमारी तरफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि एक चीज़ को बहुत अर्ली अनाउंस करके खामखा मार्केट में ना अजीब सा वो ना करें, गड़बड़ ना करें, डिसेंट तरीके से चलें। लेकिन ये बच्चे हमें डिसेंट रहने नहीं दे रहे। तो अब अच्छा, बच्चों को फिर अगली कन्फ्यूजन ये थी कि जी कॉलेज ऑफिशियली कुछ तो बोले, यही बोल दे कि अच्छा चलो कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अच्छा मैं बहुत ही हसास पोजीशन पे हूँ, तो मैंने ओवरऑल जो वो है कॉलेज उसकी तरफ से ऐसी बात नहीं की,
लेकिन हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब ने जो है वो एक पोस्ट लिख दी, उन्होंने कहा जी अगले सेशन से रिलेटेड एक बिग न्यूज़ है, स्टे कनेक्टेड। इसका मतलब ये जो है ना भाई अपने हिसाब से पूरी कैलकुलेशन, और तो जब आप लोगों के दिमाग इतने तेज़ चलते हैं तो आप सवाल क्यों पूछते हैं? अब अगेन इससे ये जो कन्फ्यूजन है ना, मकसद पता है क्या था? मकसद ये था कि आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना, और ऊपर से आप जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे हमने एडमिशन ना लिया तो कहीं और हमारा एडमिशन ना ख़त्म हो जाए, फलाना ना हो जाए, उस तरह से। तो इसलिए हफ्ते की रात को एटलीस्ट ये कह दिया कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है, आप लोग सुकून से रहें, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें, बजाय इसके कि जो है वो आप जो है वो उसमें हम कहें लो जी ये सब होने लगा है, हम एक दिन के लिए अपनी एनरोलमेंट ओपन करने लगे हैं और जो 1-2 घंटे में आ जाएगा उसको एनरोलमेंट मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। अच्छी खबर तो कोई भी हो सकती है, उसमें लिखा हुआ था अगले कैफ के सेशन से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी क्लैरिटी थी, तो वो अच्छी खबर कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने अच्छी तरह से मिस क्लैरिफाई कर दिया चीज़ों को। क्योंकि असल में पता क्या बात ये है कि ये बड़ी गंदी हरकत है कि क्लासें चल रही हों, फॉर एग्जांपल 1-1.5 महीना पहले हम अनाउंस कर दें लो जी अगले सेशन जो होगा वो नई जगह पे होगा या नए तरीके से होगा, तो वो एक गंदी टैक्टिक होती है, वो हमें इनडिसेंट लगती है, आने वाले को भी इनडिसेंट लगती है और यहाँ के मौजूद लोगों को भी इनडिसेंट लगती है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बच्चों को डरा के या एकदम से चलते हुए कॉलेज में से एडमिशन निकालें। इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशन से रिलेटेड जो जो हमारे टीचर्स हैं, जो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो जो सारी चीज़ें होंगी हम प्रॉपर तरीके से अनाउंस करेंगे, किसी भी जगह कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में कोई झोल नहीं होगा। और दूसरा, ये जो अर्ली एनरोलमेंट है, बच्चे कह रहे हैं जी अगर ना हुआ तो पता नहीं अगली बार में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। हम लोग लास्ट टाइम एक विन विन सिचुएशन निकाली थी। मेरा कभी दिल नहीं करता कि अर्ली एनरोलमेंट ओपन हो, बहुत बुरा लगता है। आप लोग इस वक्त अगले पेपर अपने पेपर तैयार कर रहे हैं और कहाँ इस वक्त घर वालों से पैसे मंगवा के कॉलेजों को 6-8 हज़ार रुपये देते फिरें। तो ये मेरा दिल नहीं करता कि हम अर्ली एनरोलमेंट रखें, लेकिन प्रॉब्लम है कि बच्चे कहते हैं कि जी हर तरफ अर्ली एनरोलमेंट है, और अगर हमने इधर ना कराई और उस वक्त जब हम कराने आए और आपने कह दिया सीटें फुल हो गई तो हमारा क्या होगा। तो वो लोग जिनको बहुत पैनिक था और वो एनरोल कराना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम हमने कहा कि हम अर्ली एनरोलमेंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन हम एक परसेंटेज ऑफ फी रिजर्व, वो परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व रख लेंगे उनके लिए जो पेपर देने के बाद ईजी हो के आए। तो इस दफ़ा भी इसी तरह से करेंगे। लास्ट टाइम वो परसेंटेज शुरू में नहीं बताई, और जब बच्चे धड़ाधड़ आना शुरू हुए तो हमने उस परसेंटेज को वर्कआउट किया कि दैट इज 35%। तो हमने लास्ट टाइम भी 35 से 40% ऑफ द सीट्स रिजर्व्स रखी थी। इसलिए रिजर्व रखी थी, और बहुत सारे अर्ली एनरोलमेंट के वक्त आए, फिर हमने उन्हें इनकार कर दिया। हमने कहा जी अर्ली एनरोलमेंट का कोटा हमारा फुल हो चुका हुआ है, अब जब पेपर देने के बाद सारे लोग आएंगे तो उस वक्त फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होगा। तो इसलिए इस टाइम पे बिल्कुल पैनिक हमने नहीं फैलाना, और ना हम इस टाइम पे कोई ऐसी सनसनीखेज, भाई हमारे तो बहुत फ़ायदे में है कि हम किसी भी कॉलेज की अर्ली एनरोलमेंट से पहले सनसनीखेज खबर अनाउंस कर दें और उसके बाद जो है सारे लोग इंतज़ार में बैठ जाएं कि हमने इधर ही एडमिशन कराना है। तो हमने किसी बिजनेस टैक्टिक को सामने नहीं लेके आना। हमें इस टाइम पे आपकी पढ़ाई मतलूब है। बस परेशानी ये थी कि आप भी नहीं पढ़ रहे थे, आप भी बार बार कहते अच्छा ये बता दें कि है भी या नहीं खबर। तो वाइस प्रिंसिपल साहब ने जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से एक पर्सनल मैसेज में पर्सनली कुछ बच्चों को पर्सनल तरीके से बताया कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, स्टे कनेक्टेड। ठीक है, तो जब वो अच्छा हो जाएगा तो हम उसको मुनासिब तरीके से बता देंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो भी मुनासिब तरीके से कुछ और बता देंगे। कम्युनिकेशन में तो हम हमेशा अच्छे हैं ही, कम से कम एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलते ना। तो जो बोलेंगे इंशाल्लाह ताला सच बोलेंगे और डराएंगे नहीं। ये चीज़ मुझे जहर लगती है कि लोगों को डरा के उनका एडमिशन कराया जाए। इवन मतलब ये जिस पेपर में है, आज हमारे पास मार्जिन है ना, चैप्टर 12 है खाली, और पता है आज ख़ास बात क्या है, आज से 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो इसलिए जो है ना वो आते साथ ही कुछ लोगों ने वो ताज्जुब का इजहार किया था कि जी ये कौन सी बिग खबर है। तो अगर तो बिग खबर बतानी होती तो उस पोस्ट में नीचे लिख देते बिग खबर एक ही दफ़ा। तो बस ये कह दिया कि भाई आप हौसला रखें, परेशान मत हो, खबर आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त आपको तकलीफ़ देना मकसद नहीं है, आप लोग अपना पढ़ते रहें। जी ये पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। पोस्ट ना करने पे पता है क्या हो रहा था, आप मेरा इनबॉक्स देख लें ईमेल का, शदीद तरीन भरा हुआ था।
आप यहाँ आने वाले बच्चों को देख लें जो फ्रंट ऑफिस में आके टकरे, वो कहते हैं जी हमें पता है आप लोगों ने बाद में क्या है किस तरह से आप कहेंगे एडमिशन नहीं है, पैसे पकड़ लें, मेरी सीट रिजर्व कर दें। असल में डर इतने गए हैं बच्चे, डरा इतना दिया जाता है कि नहीं आए तो मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, 1 घंटे में सीटें फुल हो जाएंगी, 2 घंटे में फुल हो जाएंगी, पैनिक ज़रा ज़्यादा हो जाता है। नहीं, असल में अनफॉर्चुनेटली ऐसे रेफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बंदा घबरा जाता है ना तो फिर परेशान होता है। तो बच्चे घबराए हुए आए, उन्होंने कहा जी अगर आपके सीटें फुल हो गई तो क्या होगा। मैं आपको ये बता दूं, अगले सेशन में ना 2 सब्जेक्ट्स पे काफ़ी उरूज होता है, यानी ये जो आने वाला सेशन है ना उसमें लोग ग्रुप ए और बी के दरमियान जंप कर रहे होते हैं। इस सेशन में ज़्यादातर लोग ग्रुप ए में आते हैं, पहले 2-3 पेपर देते हैं। आने वाले सेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द पेपर जो बहुत उठाया जाता है और कंपनी लॉ इज़ द पेपर जो बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। हमारा कंपनी लॉ भी अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 हम कह सकते हैं। अभी तो कम से कम रिसेंटली मेरिट आया है, तो कम से कम एटलीस्ट एक सेशन तक तो जो है ना नंबर 1 कह दें तो जुल्म नहीं होगा। और कॉस्ट भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतर काम चली जाएगा। ठीक है, ये कह नहीं सकते कि कॉस्ट स्ट्रॉन्ग है, जब अनाउंसमेंट होगी तब देख लेंगे। तो कॉस्ट में हमारे पास 2 टीचर होंगे, पता नहीं असल में ये 2 टीचर वाली गिनती मैं कभी भी पूरी कर सकता हूँ ना। अगर टीचर 1 हुआ तो मैं अपना बैच दे के 2 की गिनती पूरी कर दूँ। कहने का मतलब है फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ इन 2 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 2 बैचेस दें, ताकि वो पैनिक ना हो कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको एडमिशन मिल नहीं रहा और आप सोच रहे हैं कि काश मैं उस दिन जमा करा देता पैसे तो मैं तो आज तबाह हो गया। तो इसलिए आपको डराया नहीं जाएगा। हम एक दफ़ा अर्ली एनरोलमेंट हमें भी मजबूरन आवाज़ लगानी पड़ेगी बच्चों की वजह से, लेकिन उस टाइम पे हम मैक्सिमम अपने एडमिशन नहीं करेंगे, हम 2/3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे और 1/3 या 35-40% कम से कम रोक लेंगे उन लोगों के लिए जो पेपर देने के बाद आए। तो इन दोनों पेपर्स में इंशाल्लाह ताला आपको कम से कम 2 बैच नज़र आएंगे। अगर 3 हो गए तो वो भी शायद हो सकता है हम प्लान कर लें। तो कोशिश ये होगी कि वरना बहुत आसान है, पता है, जो ब्रांडेड सब्जेक्ट हो ना उसमें 1 बैच दे दें तो क्या होगा, फिजिकल बच्चा हर बच्चा पूरे पैसे देगा, तो उस बैच के लिए जंग होगी। तो हम इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते कि एक जगह पे ऐसा हो कि आपको लगे कि बस ये इधर पैसे ना भरे तो कहानी आउट हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान होता है। आपको पता है आप लोग जब आते हैं आप सबसे पहली बात क्या करते हैं, मैंने एडमिशन कराना और बताएं डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो फ्रंट ऑफिस से जो जंग होती है आपकी वो क्या होती है, डिस्काउंट कितना होना है। तो एक बड़ी मज़े की पॉलिसी पता है क्या है कि हम कहें लो जी हमने एडमिशन ओपन किए हैं और फिर हम थोड़ी बाद का एडमिशन बंद हो गए। अब आप आके डिस्काउंट की तो बात ही नहीं करेंगे ना, डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात। आप कहेंगे यार खुदा के लिए मुझे कमरे में जगह दे दो, मैं खिड़की से झांक के देख लूँगा, मैं ज़मीन पे बैठ के क्लास अटेंड कर लूँगा, मैं बेंच पे बैठ जाऊँगा, मैं अपनी सीट खुद ले आऊँगा घर से। बच्चे तो फिर ऐसी बातें करते हैं। तो वो सारी एनर्जी जो इस चीज़ पे लगनी थी कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, दूसरे लोग तो डिस्काउंट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी कि मुझे सीट मिलनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह उस तरह की टैक्टिक नहीं करेंगे, हम किसी और तरह की टैक्टिक करेंगे। ठीक है, हम किसी और तरीके से, हम पढ़े लिखे तरीके से जो है ना वो पैनिक फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं डरेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा कोशिश होगी कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो, लेकिन मैं 100% लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकता। हम अर्ली एनरोलमेंट अनाउंस करें तो भी लोगों को मसला होगा, नहीं करें तो भी मसला होगा। तो फिर हम सेफ गार्ड अप्लाई करेंगे। ऑडिट ने हमें बताया है कि आप मिटिगेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो थोड़े से सेफ गार्ड लगा दें। तो सेफ गार्ड ये होंगे कि बाद वालों को भी मौका मिल जाए, बी वालों को भी। और आज हम बहुत ज़्यादा पैसे मत मांगें, आपसे ये ना कहें कि 6,000 दे दो, 7,000 दे दो, 8,000 दे दो। हम अभी आपसे 2,000 टाइप वो कर लें। और लास्ट टाइम तो हमने कहा था कि जो दूसरा तीसरा पेपर उठाएं उस पर 1,000, ताकि आप अभी के बजट में कम से कम रिजर्व करा दें सीट। भाई हम तो 3-3 महीने बाद तक लोगों को उनके अर्ली एनरोलमेंट के पैसे देते रह गए। तो आप जब आप सीट रिजर्व कभी भी करवा सकते हैं, यानी हमने पैनिक फैलाया ही नहीं। तो जब पैनिक ही नहीं है तो फिर परेशानी क्यों है। तो जब भी आपको जो भी टीचर पता होगा, आप आज से आधे महीने बाद आप डिसाइड करते हैं आपने पेपर उठाने एक टीचर से, वो टीचर आपको जहाँ नज़र आएगा वहाँ जाके करा दें। वो जिधर मौजूद है वहाँ पे भी पैनिक नहीं फैलाया जाता। जो जिधर आने का आपके जहन में है, अल्फाज भी तो बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं ना, उधर भी पैनिक नहीं फैलाया जाता। तो ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड का मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन पूछें की बनी गलत। स्टे ट्यून्ड का मतलब है सुकून से बैठें, पढ़ाई पे फोकस करें, हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप ये घबरा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है या आप पूछना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट अब ये चक्कर नहीं है कि इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है। आप अनसर्टेनिटी के लेवल 60% पे थे, अब आप 95% ऑफ सर्टेनिटी के लेवल पे पहुंच गए। अब आखिरी 5% आपको परेशान करना मकसद नहीं है। जब कंफर्म होगा आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइम पे बताएं जिसमें आप लोगों की पढ़ाई का ज़्यादा हर्ज ना हो। डन।
अब इतने सबके बाद भी अगर किसी को समझ ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रिलायंस ऑन अदर्स, आज हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, अन्यवा 2 घंटे का टाइम, और चैप्टर है अकेला। इस चैप्टर में 2 स्टैंडर्ड्स हैं और इस चैप्टर में नॉलेज बेस्ड सवाल आते हैं। अब हम हर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए समझ लिया करेंगे कि उस चैप्टर में से किस तरह के सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं? नॉलेज बेस्ड सवाल आते हैं। ये चैप्टर 2 स्टैंडर्ड को डील करता है, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तो आपके पास आपकी किताब में अगर ये चैप्टर कोई भी और है लेफ्ट राइट तो कोई मसला नहीं है, आपने ये 2 स्टैंडर्ड ध्यान में रखने हैं, 610 और 620। इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट इन दोनों के ऊपर अलग अलग बात करते हैं। इंटरनल ऑडिटर पर गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी होती है और एक्सपर्ट पे गुफ्तगू थोड़ी छोटी होती है। तो कोई एक स्टैंडर्ड शुरू करते हैं और फिर बीच में मैंने आपको बताया था जब 2 घंटे की क्लास होगी तो बीच में आपको कोई 10-1 मिनट की सिंबॉलिक ब्रेक भी मिलेगी जिसमें आप सांस लेके दोबारा से हौसले अपने इकट्ठे करके और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करने लगे हैं पहले छोटे वाले स्टैंडर्ड की, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। छोटे वाले की इसलिए कि हमने शुरू में भी कुछ गुफ्तगू की जिसका मैंने मार्जिन रखा था। यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट यानी कि ISA 620। यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, एट टाइम्स ऑडिट में हमें कभी कभी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। हम ऑडिट कर रहे होते हैं और हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई होती है, हम लोगों ने ऑडिटिंग पढ़ी हुई होती है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जो हमारी डेटाबेस है समटाइम वो इस काबिल नहीं होती कि हमें एक अच्छा ऑडिट करवा सके। क्यों? आप जिस जगह ऑडिट करने गए होते हैं वहाँ कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वहाँ कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ इस तरह की कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग समझ नहीं पाते एविडेंस को। फॉर एग्जांपल आप एक जगह अगर ऑडिट करने गए और वो एक कंपनी है जो कि CNG पंप हैं उसके पाकिस्तान भर में, और वो कहते हैं कि जी हमारे जो जितना भी CNG हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं वो हमारे मेन रिजर्वायर में है। तो आपने एक जगह देखा एक बड़ा सा ड्रम है, उस ड्रम के अंदर गैस भरी हुई है, और फिर आप उनसे पूछते हैं आपके पास ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो वो कहते हैं ईयर एंड पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना मेगा क्यूबिक क्यूसिक टन पता नहीं क्या गैस का यूनिट है। अब हम ऑडिटर हैं और हम अकाउंटेंट हैं, हमने बी लॉ पढ़ा हुआ है, हमने सी लॉ पढ़ा हुआ है, हमने टैक्स पढ़ा हुआ है, हमने रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है, फाइनेंस पढ़ा हुआ है, बिजनेस पढ़ा हुआ है, हमें ये चीज़ें आती हैं, लेकिन एक गैस को मैयर करने का तरीका हमें नहीं आता। अब ये हमारी स्पेशलाइजेशन से बाहर की बात हो गई। या फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑडिट करने जाएं और आप ऑडिट करते करते उनसे कहें कि जी ये पुर्जा कितने का है, एक छोटा सा पुर्जा, उन्होंने कहा जी ये 2.5 लाख का पुर्जा है। आप उस पुर्जे को देखें, आप सोचें अगर ये सोने से भी बना दिया जाए तो 2.5 लाख रुपए का नहीं हो सकता, तो ये इतना सा पुर्जा 2.5 लाख का कैसे है? तो वो आपको बताएंगे भाई ये 2.5 लाख का पुर्जा जिस मशीन में लगता है वो मशीन 4000 सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रही होती है, और उसमें दुनिया का कोई भी पुर्जा लगाएं जल जाता है, लेकिन ये छोटा सा पुर्जा नहीं जलता। ये एक इस तरह के मटेरियल से बना है, इस तरह की रिसर्च से बना है, और ये अमेरिका में फलाना फलाना जगह से इतने महंगे में मिलता है। अब वो तो हमें कुछ भी बता देंगे। तो ऐसे में अगर कहीं पे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मेरी अकाउंटिंग और ऑडिट की नॉलेज से बाहर जा रही हो, तो स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है कि वहाँ पे हम एक्सपर्ट को यूज़ कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से कम से कम 15 एग्जांपल्स चाहिए। आज हमारे पास वक्त है तो हम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम से कम 15 ऐसी एग्जांपल्स चाहिए जहां ऑडिटर ऑडिट करते हुए ऐसी चीज़ पे आ जाए जहां उसकी अकाउंटिंग और ऑडिट की नॉलेज फ्लॉप हो जाए और उसको समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े। IT एक्सपर्ट, आपको हो सकता है किसी जगह IT का एक मामला समझ नहीं आ रहा, IT का कोई कंट्रोल है और वो बड़ा मुश्किल से, आपको IT एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, रीवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन हो रही है और मैनेजमेंट ने आपसे कहा ये 200 मिलियन के एसेट्स होते थे, अब ये 450 मिलियन के हो गए हैं, तो भाई 250 मिलियन एकदम से बढ़ गए। उन्होंने कहा जी वो इधर से रिंग रोड गुजर रही है इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब ये मुझे शायद नहीं पता कि रिंग रोड गुजरने से 250 मिलियन बढ़ता है या नहीं बढ़ता, शायद प्रॉपर्टी का एक एक्सपर्ट बता सकता है। जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, किसी भी एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब इस AC को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। AC अगर एक नॉर्मल वो है एसेट है जो कॉमन है, जो दुनिया को पता है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा एसेट हो जो नॉर्मली दुनिया को समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की कितनी वर्थ रह गई है, अब ये एक ऐसी मुश्किल बात है कि जिसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और जी, एसेट मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करते हुए उसने कहा इतने 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 खर्चे किस चीज़ के हैं, तो हम कहेंगे जनरेटर की मेंटेनेंस के।
वो कहेगा पागल समझा हुआ है, 40 लाख का जनरेटर है, साल में तुम 7 लाख रुपए मेंटेनेंस पे लगा चुके हो, ये कौन सा एसेट है जो साल क्या 4 महीने में 7 लाख की मेंटेनेंस खा जाए। तो शायद फिर हम ऑडिटर को समझाएंगे भाईजान आपको नहीं पता, आपने कभी जनरेटर खरीदा हो तो आपको बताओ, जनरेटर के पंगे ही और हैं, जनरेटर जो है उसके ये मसले रहते हैं, वो मसले रहते हैं। अब वो ऑडिटर जनरेटर का एक्सपर्ट नहीं है, तो जनरेटर के ऊपर मेंटेनेंस कितनी हो रही है, शायद ये चीज़ भी समझने के लिए हो सकता है उसको एक्सपर्ट की ज़रूरत हो। जी, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन, लॉयर एक भाई ने कह दिया, लीगल केसेस वगैरह को समझने के लिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्चुरियल वैल्यूअर्स जो कि बताएंगे कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ लाइफ वगैरह कितनी है, इंजीनियर, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑडिट करते हुए पड़ सकती है आपको, हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एसेट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने ऑपरेशन किया है, अब ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है ये शायद एक डॉक्टर समझ सकता है कि ऑपरेशन के वक्त ये वाली जो वो थी, ये वाला इक्विपमेंट ज़रूरी था या नहीं था। और 11 हो गए, 4 रह गए, हो चुका इंजीनियर। इन्होंने कहा किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू, सर का 12वां पॉइंट तो पूरा करा है ना, इन्होंने कहा किसी भी किस्म का एसेट। अच्छा, और जी, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल जो है वो हम मिचल्स को ऑडिट करने गए हैं, तो मिचल्स के ऑडिट में हमें अचानक से 1.5 करोड़ की एंट्री नजर आई। हमने कहा जी आपका बाग पहले था 1 करोड़ का, ये 2.5 करोड़ का कैसे हो गया। उन्होंने कहा बाग में आम आ गए। बात सही है, बाग में अगर आम आ गए हैं तो बाग की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी, कितने आमों से कितनी वैल्यू बढ़ती है और इसकी क्या वैल्यूएशन है, तो शायद ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट हमें बता सकता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। जी, रिसर्च एक्सपेंसेस को वेरीफाई करने के लिए शायद साइंटिस्ट या इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो चीज़ हमने समझी दैट इज़ नीड, कि क्या एक्सपर्ट की हमें नीड है या नहीं है। जवाब ये है कि हाँ, हर वो जगह जहाँ अकाउंटिंग और ऑडिट से हट के कोई चीज़ हो रही है वहाँ आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पढ़ सकती है। ये जो चैप्टर है ये तकरीबन हर 3 में से 2 अटेम्प्ट्स में पेपर में इसमें से सवाल आ जाता है, यानी कि ज़्यादातर वो इस चैप्टर को पूछ रहे होते हैं और पूछ भी सीधा सा नॉलेज बेस्ड सवाल पूछ रहे होते हैं नॉर्मली। अब जब वो नॉलेज बेस्ड सवाल पूछ रहे होते हैं तो सम टाइम वो 610 से सवाल बनाते हैं, सम टाइम 620 से सवाल बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं 620 छोटा सा है वो उसको थोड़ी सी वेटेज देते हैं, और 610 बड़ा सा है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। तकरीबन बराबर हैं आईकेप की नज़र में दोनों। तो आईकेप जितना एक को पूछ रहा है उतना दूसरे को पूछ रहा है। ये छोटा है लेकिन टेक्निकल है, तो मेरी कोशिश ये है कि जब मेरे पास वक्त है तो हम उस वक्त को समझते हुए एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से देख लें कि क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या हमें नीड है एक्सपर्ट की। इसका जवाब है हाँ। अगर एक ऐसी चीज़ में ऐसी ऑडिट या अकाउंटिंग से हट के इन्फॉर्मेशन है जो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और क्या मैं एक्सपर्ट लेके आऊँ, ये 2 अलग अलग सवाल है भाई। फॉर एग्जांपल उनका एक खर्चा है, वो खर्चा मुझे समझ नहीं आ रहा, उस खर्चे के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन खर्चा है जी 20,000 का। एंटिटी में करोड़ों के एसेट्स हैं, करोड़ों के रेवेन्यूज़ हैं, तो शायद ये 20,000 इतना मेटीरियल आइटम ही नहीं है कि इसके ऊपर मैं बिला वजह किसी एक्सपर्ट के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। तो एक्सपर्ट की नीड है या नहीं वो एक अलग सवाल है। एक्सपर्ट की नीड हर उस जगह होगी जहाँ आपको समझ नहीं आया। अब क्या हमें वाकई एक्सपर्ट यूज़ भी करना चाहिए या नहीं, ये अगला सवाल है। तो यूज़ तब करेंगे जब मटेरियलिटी हो, यूज़ तब करेंगे जब उस इशू में सिग्निफिकेंस हो, यूज़ तब करेंगे जब उसके बगैर मेरा ऑडिट एविडेंस कंप्लीट नहीं होता, यूज़ तब करेंगे जब हमें अनसर्टेनिटी, डाउट्स, कन्फ्यूजन बहुत हो और बाकी तरह से हमें जो एविडेंस मिल रहा है वो हमें मुतमईन ना कर रहा हो। तो यूज़ करने के ऊपर हमें बात समझ आ गई कि मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ये चीज़ें हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे। अब अगला सवाल, उसको यूज़ करते हुए प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हुए। एक्सपर्ट तो कोई भी हो सकता है ना, हर सियाना, हर समझदार। आपको पता है तजर्बाकार लोग भी हुकूमत में आते हैं तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना
सिर्फ तजर्बाकार होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ ईमानदार होना भी काफ़ी नहीं है। ईमानदार लोग भी बड़ा कर देते हैं। हमें तो ईमानदार भी वो मिले, हमें तो तजर्बाकार भी वो मिले, हम क्या करें, हमारा तो मुश्किल में ही है। हल सिर्फ जमात इस्लामी। जी, प्रिकॉशन आपने एक्सपर्ट लेके आना है ना। एक बात तो तय है, आप एक्सपर्ट की तरफ क्यों गए हैं? नीड है। नीड क्यों है? हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता और उसको ये पता है कि हमें नहीं पता, तो उसने वो सब हमारे साथ करना है जो उन लोगों के साथ होता है जिनको नहीं पता होता। आप एक बंदे के पास कंप्यूटर ठीक कराने जाएं हफीज सेंटर में, आपका मेरा कंप्यूटर है चल नहीं रहा, वो आपकी तरफ देखेगा, आपसे पूछेगा कि आपको समझ आ रही है इसमें मसला क्या है? आपने कहा मुझे नहीं समझ आ रही, मैं तो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। उसने कंप्यूटर को देखा, उसने कहा जी इसकी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करते हुए इसकी मोनेटाइजेशन के अंदर जो है ना एक इस तरह की कैशे मेमोरी का इशू बना है जो इसकी हार्ड डिस्क के साथ जो है ना ग्लीशे क्रिएट कर रहा है। तो इस ग्लीशों को कवर करने के लिए आपको कुछ गीगाबाइट्स लेके और मेगाबाइट के साथ मर्ज करने पड़ेंगे। आपने कहा यार ये तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा 20,000 रुपये लगेगा। अब जब आपको पता ही नहीं उसने बोला क्या है, उसने आपके कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हैं, तो वो जो मर्जी कह दे, आपका कंप्यूटर उसके सामने, उसे समझ आता है, आपको समझ नहीं आता, वो जो मर्जी बोल देगा आपको मानना पड़ जाएगा। एक्सपर्ट तो आपके साथ बहुत फनकारी लगाएगा ना। आप एक लीगल एक्सपर्ट को एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि जी मुझे बताओ इसमें क्या है, वो आपको कोई भी लीगल अजीब अजीब सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करके आप कहेंगे जी ये केस है, मैनेजमेंट से मैंने पूछा है तो वो कहते हैं कि जी ये केस हमारे जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने जो केस को देखा है तो उसमें साफ लिखा नज़र आ रहा है कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा था और पार्टी अब आपसे जुर्माना मांग रही है। तो मैनेजमेंट वाले कहते हैं ये केस हमने जीत जाना है। उसने कहा 100% हमने जीत जाना है। आपने पूछा क्यों? उसने कहा याद नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियर टेम्पटर को अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़ के पढ़ें तो उसके पीछे जो प्रेसिडेंट निकलता है उसमें 1873 वाले फैसले के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखेंगे और आर्बिट्रेशन के जो उसमें इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये केस हमने जीत जाना है। तो ऐसे में ऑडिटर वाकई ही परेशान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एरिया में ये समझने वाला है कि ये वो एरिया है जो मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो देयर आर सर्टन पर्सन जो मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है प्रिकॉशंस में दो बातें होंगी। नंबर 1 मुझे पर्सन भी अच्छा चाहिए और नंबर 2 वो काम भी अच्छा करे। क्या दो प्रिकॉशंस हैं? पर्सन भी अच्छा चाहिए और वो काम भी अच्छा करे। तो फिर मैं ढूंढूंगा एक अच्छा बंदा। मैंने कंप्यूटर ठीक कराना है तो मैं जाऊं उस बंदे के पास जिसके बारे में मशहूर है कि ये अच्छे कंप्यूटर ठीक करता है, मुनासिब पैसे लेता है, चोर बाजारी नहीं करता। मैंने किसी लॉयर से एडवाइस लेनी है तो मैं किसी ऐसे लॉयर की तरफ जाऊं जिसका मार्केट में रिप्यूट हो कि ईमानदारी से काम करता है, अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, सही तरीके से काम करता है और ये इतना कॉम्पिटेंट है कि इसकी बात को जज भी नॉर्मली इतने आराम से रिजेक्ट नहीं करता। तो जितना अच्छा एक्सपर्ट होगा उतना अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे इस पर्सन पे काम करना है। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, इसके पास कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इसके पास कुछ तजर्बे होने चाहिए, इसका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट में इसकी से होनी चाहिए। हो सकता है हमने पिछली दफ़ा ऑडिट में इस तरह के बंदे को यूज़ किया है तो हमें पिछले ऑडिट से पता है। हो सकता है हमारे किसी और पार्टनर ने उससे कोई काम करवाया हो, उन्हें पता हो सकता है हमारी बरादरी के किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम रब्ता करें और वो कहे यार फलाना एक्सपर्ट से काम कराओ, अच्छा आदमी है, मेरे मसलों में मैं उसी के पास जाता हूँ, हमेशा अच्छी ओपिनियन देता है। तो आप रेफरेंसेस लेंगे इस बंदे के बारे में, आप अपने फील्ड में लोगों से पूछेंगे, अपनी फर्म में लोगों से पूछेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखेंगे, इसकी डिग्रियों को देखेंगे, इसकी क्वालिफिकेशंस को देखेंगे, इसके एक्सपीरियंस को देखेंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये बंदा अच्छा लेके आएंगे, अच्छे बंदे को चूज़ करेंगे। सवाल ये है कि क्या अच्छा बंदा हमेशा काम भी अच्छा करता है? हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। अभी हमने बात की ना कि जिसको हम तजर्बाकार समझ रहे थे उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया और जिसको हम ईमानदार समझ रहे थे उसने भी अच्छा काम नहीं किया। दोनों बातें ज़रूरी है ना। तो एक भाई ने कहा नहीं उसको मौका नहीं मिला, पता नहीं कौन सा मौका है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्सन अच्छा होने के बावजूद भी उसके वर्क में कमी बेशी रह सकती है। एक बंदा बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट है लेकिन आपको देख के उसकी नीयत ख़राब हो गई, उसने कहा ये बेवकूफ़ है, इसको तो मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा।
एक बंदा बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर है, लेकिन आपके केस में वो थोड़ा सा डगमगा गया और उसने सोचा कि नहीं ठीक है मैं ज़रा ज़्यादा पैसे वसूल करूँ, तो उसने आपको गुमराह किया। तो एक कॉम्पिटेंट बंदा भी अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो शायद सही काम ना करे। कॉम्पिटेंट हो, इंटेग्रिटी हो, सारा कुछ हो, फिर हम देखेंगे उसका काम। हमने अब क्या करना है, एक्सपर्ट के वर्क को वेरीफाई करना है। छोटा स्टैंडर्ड मैं एक ही दफ़ा आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन इस वक्त लॉजिकली इसको समझना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, हम एक्सपर्ट के वर्क को देखेंगे, एक्सपर्ट के काम को देखेंगे। एक्सपर्ट का काम किसने देखना है, हमने। और हम कौन है, जिसको नहीं पता। तो अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, हमने उस बंदे के काम को देखना है जिस बंदे का काम आपको नहीं पता। आप ज़ीरो पे बैठे हैं, आपको सिरे से कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसने कहा है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते? अगर कंप्यूटर वाला कहता है कि आपकी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के इशू की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो आप किसी से पूछ भी तो सकते हैं कि ये डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। आप कम से कम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप किसी और एक्सपर्ट से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, उसी कंप्यूटर को किसी और बंदे को दिखा के उससे पूछ सकते हैं कि तुम बताओ इसमें किस किस्म का इशू है। तो भले उसकी फील्ड हमें नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि अंडरस्टैंडिंग लो उसकी फील्ड की मोटी मोटी सी, अंडरस्टैंडिंग लो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको काम करते हुए देखो। ये देखो कि उसको सोर्स डाटा सही से मिला है, ये देखो जो उसने वर्किंग की है उसने क्या अजम्पशंस यूज़ किए हैं। आप उससे पूछो भाई आपने ये जो मुझे वैल्यूएशन बना के दी है 250 मिलियन की प्रॉपर्टी को आप 450 मिलियन पे अपग्रेड कर दिया है, पीछे आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? उसने कहा जी मैंने फलाना मेथड इस्तेमाल किया। जैसे आपको डेप्रिसिएशन में पता हो जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है फलाना, तो वैल्यूएशन के भी कुछ मेथड्स होते हैं। वो आपसे कहेगा जी मैंने वैल्यूएशन का गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री वैल्यू का 3 टाइम अपग्रेड मल्टीप्लायर अप्रोच है वो यूज़ किया है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की उस इलाके में रजिस्ट्री वैल्यू क्या है। आप उसका मॉडल समझ के सर्च कर सकते हैं कि मॉडल कैसे काम करता है। वैसे काम करता है कि जो भी रजिस्ट्री की वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी उस जगह की कमर्शियल वर्थ होनी चाहिए। आप इसको रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसके मॉडल को समझें, उसकी अजम्पशंस को समझें, उसके जवाब को देखें कितना रीज़नेबल है, अपनी सादा जजमेंट यूज़ करें और मज़ीद ऑडिट एविडेंस की बेस पे देखें कि क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं। भाई एक ड्रम है और ड्रम के अंदर गैस पड़ी हुई है, मैं उसके पास आया और उसकी एक रेडार है लगी हुई है उसके साथ, और उसकी सुई बता रही है कि इसमें इतने मेगा क्यूसेक या इतना फलाना यूनिट जो है गैस पड़ी हुई है, ये उसकी रेडार ने बताया। मैं क्लाइंट से कहूँ कि ये रेडार आपने छुपा लेनी है, जब एक्सपर्ट आके देख रहा होगा तो आपने उसको ये नहीं दिखाना। तो मैंने एक्सपर्ट बुलाया, एक्सपर्ट ने आके अपनी जनाब वो मशीन निकाली थैले में से। जैसी मशीन निकाली मैंने कहा ये कौन सी मशीन है? उसने कहा ये क्रिप्टोजेनो गैल्वेनोमीटर है। आपने कहा अच्छा, गूगल पे जल्दी से सर्च कर लिया, ये मशीन इस्तेमाल होती है ख़ास किस्म की गैस मैयर करने का। आपने कहा ठीक है सही काम हो रहा है। उसने जनाब मशीन लगाई, उसके साथ मशीन में से लाइटें शाइटें निकली और मशीन की स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद लिखा हुआ आ गया इतनी गैस। अब हो सकता है मशीन ने फनकारी की हो, अच्छा इस एक्सपर्ट को तो नहीं पता मशीन इसके अंदर गैस कितनी पड़ी है। एक मैयरिंग में अभी थोड़ी देर पहले देख चुका हूँ रेडार के ऊपर भी आ रही थी। तो इसने जो मुझे जवाब दिया और जो किसी और ऑडिट एविडेंस से मुझे जवाब मिला जिस पे मुझे डाउट था, भाई रेडार को नहीं पता कि एक्सपर्ट क्या अमाउंट निकालेगा और एक्सपर्ट को नहीं पता कि रेडार पे क्या आ रही है। अगर ये दोनों करीब करीब हो गए तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि उनका रेडार और ये एक्सपर्ट दोनों ठीक है, सिवाय इसके कि इनकी पहले से इतनी सेटिंग हुई हुई हो कि बहुत पहले से ही उसको पता हो कि वही एक्सपर्ट आएगा, उसने इनसे पहले से मुकाया हुआ और पहले से ही वो रेडार की वैल्यू नोट करके बैठा हुआ हो। नॉर्मली इस लेवल का काम तब होता है जब एक्सपर्ट ऐसा है जिसका इनसे ताल्लुक हो। तो आइडियली मुझे एक्सपर्ट कैसा लेके आना चाहिए? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लेके आना चाहिए। डन। तो एक्सपर्ट की फील्ड को समझेंगे, एक्सपर्ट के काम को समझेंगे, उसकी अजम्पशंस को समझेंगे, अजम्पशन से आए हुए जवाबों को समझेंगे। उसने वर्किंग करके कहा ये एक टेबल है, इस टेबल में मैंने जवाब निकाल लिया। उस टेबल में एक 6 कॉलम्स हैं, 7 रोज़ हैं और उनका ग्रैंड टोटल नीचे आ रहा है। कम से कम मैं कैलकुलेटर पे ग्रैंड टोटल तो चेक कर ही सकता हूँ। तो हमने ये नहीं कहा कि आप उस फील्ड के इतने चैंपियन बन जाए कि एक्सपर्ट आपको धोखा ना दे सके, लेकिन रीज़नेबल एश्योरेंस लेवल तक पहुँच जाए। उस फील्ड को इतना समझ लें कि एक्सपर्ट आपके साथ टोटल आपको बेवकूफ़ ना बना के चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी ये हार्ड डिस्क में मसला ये है कि इसकी डिफ्रेगमेंटेशन होने वाली है, तो आप कहेंगे ये तो साटा की हार्ड डिस्क है, इस पर तो डिफ्रेगमेंटेशन होती ही नहीं। तो उसको हो जाएगा ओहो थोड़ा सा अलर्ट, ये सामने वाले को कुछ पता है। अब वो इतनी बड़ी बोंगी नहीं मारेगा, अब वो ज़रा ध्यान से कैलकुलेटेड बात करेगा और अब बहुत बड़ा धोखा आपको देने के बारे में नहीं सोचेगा। उसे समझ आ रही है कि सामने वाले बंदे को मोटी मोटी कुछ बातों का पता है। तो अगर आपको पता होता तो आप कंप्यूटर खुद ही ठीक कर लेते ना घर में। पता तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी हासिल कर लेनी है कि सामने वाला बंदा हमें बेवकूफ़ ना बना दे।
डन। तो फिर आपने उस लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और फिर उसके काम को देखा, काम को अदर एविडेंस के साथ देखा और आपने अपने पास डॉक्यूमेंट कर लिया कि मैंने इस एक्सपर्ट को इस काम के लिए यूज़ किया था और इस तरह से। अब सवाल ये है कि क्या मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूँ कि मैंने एक्सपर्ट यूज़ किया है? भाई मैंने एक्सपर्ट इस्तेमाल किया, एक्सपर्ट ने मुझे आके कहा कि गैस इतनी है, मैंने देखा गैस उतनी थी, मामला ख़त्म हो गया। क्या ज़रूरत है जिक्र करने की? खामखा यूज़र को बताएंगे कि एक और काम हमने बाहर के बंदे से किया, फिर वो पूछेगा वो कौन था, क्यों आया था, उसने क्या काम किया था, तो अपने यूज़र को हमें परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट ख़राब कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन ख़राब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इनकी स्टॉक की वैल्यू ठीक नहीं है, चूँकि वैल्यूअर की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, अब ये जुमला काफ़ी नहीं है, अब मुझे अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करना पड़ेगा। आप कंपनी लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में आप रेफ़र करते हैं किसी और रिपोर्ट को, तो वो रिपोर्ट भी अटैच करनी है। तो मैं अपनी रिपोर्ट में रेफ़र करूं या ना करूं, अगर नीड नहीं है तो रेफ़र ना करूं, और अगर नीड है तो फिर देखूं क्या उसकी फील्ड उसको अलाउ करती है। समटाइम क्या होता है कुछ एक्सपर्ट्स की फील्ड उन्हें अलाउ नहीं करती कि पब्लिकली उनका नाम लिया जाए, तो फिर मैं ICAP से मशवरा करूं कि देखिए जी मैंने अपनी रिपोर्ट ख़राब भी करनी है, मैंने बताना भी है, और एक्सपर्ट अलाउ भी नहीं कर रहा। तो फिर आप इस तरह के जुमले लिख सकते हैं कि हमने एक मशहूर एक्सपर्ट फर्म से ओपिनियन ली और उस एक्सपर्ट फर्म ने जो है वो हमें ये ओपिनियन दी, वो ओपिनियन हमने SECP को जमा करा दी है, अगर आपने वो ओपिनियन देखनी है तो SECP से रब्ता करें, उस ओपिनियन के मुताबिक हमारी ये रिपोर्ट ख़राब हो रही है। तो अगर वो अलाउ नहीं करता तो आप उसका नाम ज़बरदस्ती नहीं यूज़ करेंगे, आप उसको थोड़ा एनोनिमस रख के बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट के वर्डिंग को यूज़ कर रहे होंगे। अगर वो आपको काम करके दे और आपको लगे कि काम अभी अच्छा मज़े का नहीं है, तो स्टैंडर्ड कहता है आप उससे मज़ीद काम भी करवा सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपर्ट बावजूद शदीद कोशिश के सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उसको ड्रॉप करके किसी और एक्सपर्ट की तरफ भी आ सकते हैं। तो क्या ये समझ आ रहा है कि एक्सपर्ट कौन है, उसकी क्या नीड है, उसको यूज़ करने की क्या एहतियात है? बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन ICAP ने इसकी कोई लाइन नहीं छोड़ी सवाल पूछने से। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कभी ऊपर वाले पोर्शन सवाल पूछ लेते हैं, कभी दरमियान वाले पोर्शन से, कभी नीचे वाले पोर्शन से, और सवाल भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉलेज बेस होता है, जिसमें वो कहते हैं कि बताओ एक एक्सपर्ट को पॉइंट करना है तो ये थोड़ी सी एहतियातें बता दो। अब ज़रा किताब में इसके अल्फाज देख लेते हैं ताकि जो है वो हम उसको ट्रैक कर सकें। एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस रखती है उस फील्ड में जो अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है। व्हेन डिसाइडिंग के क्या हमें एक्सपर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, अब अगेन एक्सपर्ट तो वो है, नीड कब है? नीड तब है जब अकाउंटिंग या ऑडिट से। अब सवाल ये है कि हम उसे यूज़ करें या ना करें, क्या वी नीड टू यूज़ एन एक्सपर्ट और नॉट, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। नंबर 2, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट उस एरिया में कितना है, और नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस कितना है। अल्टरनेट अगर एविडेंस ज़्यादा अवेलेबल है, मटेरियल भी, मैटर भी बड़ा हल्का सा कम्प्लेक्स है, अमाउंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है हम किसी अल्टरनेट एविडेंस की बेस पे ईजी हो जाए। तो कम्प्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंस, मटेरियल में स्टेटमेंट का रिस्क, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्स, इन सबको देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक्सपर्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेपर में उस तरह के सवाल नहीं पूछते कि सिचुएशन दे दें और आप इन अल्फाज को घुमा के सोचें और फिर सिनेरियो को देखें, इंटरप्रेट करें और फिर बताएं। नॉर्मली वो एक सिचुएशन बताते हैं कि कंपनी परेशान है कि वो एक्सपर्ट को इस्तेमाल करे या ना करे। आप बताओ कि एक्सपर्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या बातें पता होनी चाहिए, या क्यों आप किसी एरिया में एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे नीड तब होगी जब अकाउंटिंग की ऑडिट से हटके हो, और फिर देखेंगे कि अगर ये वाले फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को देखने के बाद हमें पता लगेगा कि हमें उसे यूज़ करना है या नहीं करना। तो यूज़ तक बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। एक स्टेप आगे चलते हैं, उसका वर्क असेस करना है। सबसे पहला उस बंदे के बारे में, उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कंपिटेंस कहते हैं कितना काबिल है, कैपेबिलिटी कहते हैं कितना कादिर है, और ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं किस हद तक मकसदियत रखता है, बाइस तो नहीं, इंडिपेंडेंस तो नहीं हिट हो रही। ठीक है, तो काबिल और कादिर में फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि हमने कंपिटेंट बंदे के साथ भी देख लिया, बात नहीं बनी, तो एक भाई ने कहा सर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसका मतलब है वो कंपिटेंट था लेकिन कैपेबल नहीं था, शायद उसको रुकावटें थी, शायद वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, आप देखेंगे कि वो कितना कंपिटेंट है, उसके काम में कोई रुकावट तो नहीं है, और क्या उसकी मकसदियत ओके है। उसके साथ
पर्सनल एक्सपीरियंस उससे आपको पता लग जाएगा, उसके डिस्कस करके आपको पता लग जाएगा, कुछ और ऑडिटर्स आपकी फील्ड के जो उनके साथ फेमिलियर उससे पता लग जाएगा, उस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ बॉडी, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का अगर वो मेंबर है, उससे इंडस्ट्री की एसोसिएशन को लाइसेंस, कोई इस तरह की कोई भी रिकग्निशन अगर उसके पास है कि वो कहे कि जी वो न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स को अवार्ड मिला था और मैं भी उनमें से एक हूँ, और वो सिर्फ इसी को पता हो कि न्यूयॉर्क में कोई ऐसी एक्सपो हुई थी और ये वो सर्टिफिकेट, तो इस तरह की कोई रिकग्निशन है उसके पास, कोई पब्लिश किताबें हैं। नॉर्मली क्या होता है किसी भी फील्ड में अगर एक बंदा, अगर एक डॉक्टर हो पूरी ज़िंदगी उसने डॉक्टरी की तो हम उसको कॉम्पिटेंट मानते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बैठ के एक किताब लिखे और वो कहे कि ज़्यादतीज़ इतनी किस्म की होती है और इसमें ये चीज़ें और इस तरह से ऐसे करके, तो हम मानेंगे कि डॉक्टर अपनी फील्ड में बहुत ऊपर चला गया, उसने बड़ी अच्छी रिसर्च की है और उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो जिसकी पब्लिश बुक्स हों, आर्टिकल्स हों, इस तरह की चीज़ें हों, तो उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो सबसे पहले देखा हमने उस बंदे के बारे में, फिर अंडरस्टैंडिंग लेंगे उस एक्सपर्ट की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, वो कौन सी फील्ड से है और उस फील्ड में मज़ीद कौन सा एरिया है। हमने एक बंदे को कहा कि जी हमें एक एक्सपर्ट चाहिए जो गैसेस का एक्सपर्ट हो। आ गया, जब बंदे को हम अपने पास लेके आए, हमने कहा जी ये मशीन में सीएनजी है, आपने इसको मैयर करना है, ये कंप्रेस नेचुरल गैस है। उसने कहा जी मैं इस गैस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो वो गुब्बारों में जो गैस भरते हैं ना, वो बच्चों को जो बेचा जाता है, वो वाली गैस मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कैसी गैस है और वो किस तरह से जो है ना। तो गैस भी तो कई तरह की है, डॉक्टर भी तो कई तरह का है, वैल्यूअर भी तो कई तरह का है, इंजीनियर भी तो कई तरह का है। तो सबसे पहले समझना है वो फील्ड क्या है, फिर देखना है जिस बंदे को लेके आ रहे हैं उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, फिर उसके साथ टर्म्स एग्री करेंगे, उसके साथ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑडिटर जब क्लाइंट के साथ टर्म्स एग्री करता है तो उसके साथ जो बातें तय करता है तकरीबन उसी तरह की बातें इसके साथ तय करेंगे। ये नहीं आप तय करेंगे कि भाई क्या काम होगा, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी, तुम मुझे रिपोर्ट किस किस्म के फॉर्मेट पे दोगे और तुमने मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। मैं क्लाइंट का डाटा किसी से शेयर नहीं करता, तुमने भी हमारा डाटा किसी से शेयर। तो ये बात भी एक आध दफ़ा उन्होंने पूछी है कि बताओ एग्रीमेंट में क्या बातें होती हैं। एग्रीमेंट कर लिया, अब उसके काम की एडिक्वेसी देखेंगे, उसकी कंक्लूजन की रीजनेबलनेस देखेंगे, उन कंक्लूजन्स की कंसिस्टेंसी बाकी एविडेंस के साथ देखेंगे, उसकी मेन अजम्पशंस और मेथड्स की सिग्निफिकेंस देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो चीज़ मुनासिब है या नहीं है, वो रीज़नेबल बनता था या नहीं बनता था, क्या इस सिचुएशन में वो मेथड लगाना चाहिए भी था या नहीं था। रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा देखेंगे। ये देखेंगे कि उसके पास जो डाटा गया था क्या वो सही था। भाई ये एक शख्स है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आपने इनकी कैलकुलेशन को चेक करना है, एटलीस्ट इतना तो देखूँ कि उस तक कैलकुलेशन तो सही पहुँच रही है, तो उसको सोर्स डाटा सही मिला, उसकी अजम्पशंस क्या थी, उसकी कैलकुलेशंस क्या थे, उसके पैटर्न क्या थे, उसने क्या कंक्लूजन दी, उसकी कंक्लूजन बाकी एविडेंस से कितना मैच कर रहा है। इन सब को देखने के बाद मुझे एब्सोल्यूट ना सही रीज़नेबल लेवल की एश्योरेंस मिल जाएगी कि उसने जो काम किया है वो थोड़ा मुनासिब लग रहा है। देन अगर उसका काम एडिक्वेट नहीं है तो या तो हम एग्री कर लें कि मज़ीद काम करो हमारे साथ, या हम किसी और प्रोसीजर की तरफ चले जाए। और एडिशनल प्रोसीजर किसी और तरीके की वेरिफिकेशन भी हो सकती है और एक अलग एक्सपर्ट बुलाना भी हो सकता है। फिर आखिरी बात ये कि क्या हम उसको अपनी रिपोर्ट में रेफ़र कर सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट को तब तक रेफ़र नहीं कर सकते जब तक उसकी फील्ड उसको अलाउ नहीं कर रही। तो एक्सपर्ट से आइडियली हमें शुरू में पूछ लेना चाहिए, और ऐसा एक्सपर्ट जिसका हम नाम ना इस्तेमाल कर सकें, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किसी और एक्सपर्ट की तरफ जाएं। बट सम टाइम कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर सारे ही लोगों को उनकी फील्ड की प्रोफेशनल बॉडी ने कहा होता है कि ख़बरदार आपने अपना नाम नहीं देना, पब्लिकली आपका नाम सर्कुलेट ना होगी, जी फलाना इदारे के मेंबर ने हमें ओपिनियन दिया है। तो अगर उसकी फील्ड में गुंजाइश नहीं है तो फिर आपको ज़रा कुछ ज़्यादा एहतियात करनी होगी। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एथिकल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर आप आईकेप से भी रब्ता कर सकते हैं कि क्या सोल्यूशन है। ऑडिटर शुड नॉट रेफर इन हिज रिपोर्ट टू द यूज़ ऑफ एन एक्सपर्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय, जब तक लॉ ने रिक्वायर नहीं किया तब तक ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट को रेफ़र नहीं करना चाहिए। इफ़ ऑडिटर रेफर्स टू एक्सपर्ट इन हिज रिपोर्ट, अगर अपनी रिपोर्ट में वो उसको रेफ़र करता है चूँकि वो रेलेवेंट है मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए। ये क्या होता है मॉडिफाइड ओपिनियन? अगर ओपिनियन बदल रही है, ख़राब हो रही है, आप कई तरह की भी ओपिनियंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 14 में जाके, तो अगर एक ओपिनियन ख़राब करनी पड़ी एक्सपर्ट की वजह से तो फिर आप उसको रेफ़र करेंगे। लेकिन रेफरेंस के बाद भी आपने क्लियरली लिख देना है कि भाई मैंने अगर उसकी रिपोर्ट का तस्करा किया, उसका ये मतलब नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं होगा आप कहेंगे उस एक्सपर्ट ने कहा था काम गलत है तो हमने भी सोचा गलत है, बस अब उस एक्सपर्ट को जाके पूछो। ऑडिट किसने करना है, जिम्मेदारी किसकी है,
हमारी। तो एक एक्सपर्ट को इस्तेमाल करने के बाद भी ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि वी हैव टू मेक इट क्लियर कि ये ऑडिट हमने किया है, हमने एक्सपर्ट को यूज़ किया था, लेकिन एक्सपर्ट को यूज़ करने के बाद हमने उसकी सारी एहतियातें, सारी प्रिकॉशंस पूरी की हैं, और अब जो है ये ऑडिट है, इसकी ज़िम्मेदारी हम ले रहे हैं। बात समझ आई? तो बहुत ही छोटा सा, सीधा साधा सा, मासूम सा स्टैंडर्ड है, जिसको अच्छी तरह से समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, किन अल्फाज में बात कर रहा है। डन। दूसरा स्टैंडर्ड शुरू करते हैं और उसमें फिर बीच में एक वो जो 10 मिनट की सिंबॉलिक ब्रेक है वो कर लेंगे, ताकि आप मुंह पे छींटे छींटे मार के आएँ और फ्रेश होके आके दोबारा मुझे सुन सकें। ठीक है? हाँ, आप नीचे जाके चाय पी के और जल्दी से वापस आ सकें। ठीक हो गया। अगला अहम सवाल, इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं? रादर मैं पूछूंगा इंटरनल ऑडिटर किसे कहते हैं? कौन है जी इंटरनल ऑडिटर? एंटिटी का एक एम्प्लॉई। अच्छा, और एक बंदा जो किसी कंपनी के अंदर मौजूद है। एक भाई ने कहा कंपनी की फुप्पो। क्यों फुप्पो ऐसी कोई इतनी खतरनाक कैरेक्टर होती हैं? आप देखें सोशल मीडिया का कमाल के कितने मुकद्दस रिश्तों के बारे में किस किस्म की बातें मशहूर कर दी। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि इन्होंने कहा कंपनी की फुप्पो। गालबन फुप्पो से इनका मुराद होगा कोई बंदा जो शिकायतें लगाता है। ठीक है जी। और शेयर होल्डर्स का सॉर्ट ऑफ नुमाइंदा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुझे जो कहा गया मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। और लीगल मैटर्स चेक करने वाला कोई बंदा होता होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता होगा। अब अगेन बात ये है कि वो तो हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे ना, अभी तो मैं आप लोगों से राय ले रहा हूँ। जो चीज़ों को ओवरसी कर रहा होगा, पॉलिसीज़ वगैरह को देखता होगा, कंट्रोल्स को देखता होगा। देखिए, एक सेठ की नज़र से सोचें। एक सेठ है, करोड़ों की उसकी कंपनी चल रही है। एक ऑडिटर आता है बाहर से, एंटिटी से ताल्लुक भी कोई नहीं, उसके साथ 3-4 उछलते कूदते नौजवान होते हैं, नन्हे मुन्ने राही। मतलब देखें ना, आप लोग अभी कौन से तरह मैच्योर हुए, आप फर्म में जाके सोचें आप ऑडिटर बन के जा रहे होंगे तो आप अपने ऊपर कैसे एक मैच्योरिटी लेके आएंगे। तो हैं तो वही नन्हे मुन्ने राही, वही लोग जो कि अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो जो सेमी मैच्योर हैं। भाई पार्टनर जितने मैच्योर तो आप नहीं होंगे। तो उन्होंने देखा कि एक साहब ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, उनके साथ 3-4 शरारती से नौजवान आते हैं, वो 3-4 महीने काम करते हैं और उसके बाद हमारे इदारे के हज़ारों एम्प्लॉयज़ की लाखों ट्रांजैक्शन में से हमें फ्रॉड भी निकाल के दे देते हैं, हमें बहुत सारे एरर्स भी बता देते हैं, हमारे कंट्रोल्स को भी चेक कर देते हैं, कंट्रोल्स के प्रॉब्लम्स भी हमें बता देते हैं, हमें ओपिनियन भी दे देते हैं और ये भी कह देते हैं कि समझो 70-80% तसल्ली हो गई। तो उसने कहा कितने अच्छे ये लोग हैं जो साल में एक दफ़ा आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद मेरे इदारे के इतने सारे मसले मुझे पता लग जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर मेरे पास परमानेंटली ऐसे बंदे मौजूद हों जो हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते रहें, हर वक्त चीज़ें बताते रहें, हर वक्त इश्यूज़ सामने लेके आएँ। और जब मौजूद हो परमानेंटली तो कितना अच्छा हो कि ट्रांजैक्शन होने से पहले मैं कहूँ जी पहले इंटरनल ऑडिटर से अप्रूव करवाओ फिर आएगी। तो हर इदारे की ख्वाहिश ये है कि अगर उनके पास पक्के पक्के कुछ ऑडिटर्स आ जाएं। मैं इस पूरे सिलेबस में आज के अलावा आगे भी और आज से पहले जो भी बात हो रही थी और अभी से पहले जितनी भी बात हो रही थी, जब जब ऑडिटर बोलता था तो मैं एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करता था। हम जिस ऑडिटर को पढ़ रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर है जो बाहर की दुनिया से आता है, चीज़ों को चेक करता है और ओपिनियन दे देता है। तो फिर एक इंटरनल ऑडिटर की नीड इदारे के बड़ों को लगा कि इदारे में भी अपने अंदर कुछ ऑडिटर मौजूद हों जो पक्के पक्के मौजूद हों तो कितना ही मज़ा आए। तो फिर क्या होता है, इदारे वाले जो है कुछ ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, वो उनके अंडर आ जाते हैं और वो उस इदारे में ऑडिट शुरू कर देते हैं, लेकिन उधर उसको वो तसल्ली नहीं मिलती जो एक्सटर्नल ऑडिट में मिलती है। जब आपने एक बंदे को एम्प्लॉय के तौर पे अपने अंडर रख लिया तो वो बंदा उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है जितना एक्सटर्नल ऑडिटर था। भला क्यों? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इदारे में मैनेजमेंट के अंडर आ रहा है,
बहुत सारी चीज़ों में उनको रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी जगह इसकी तनख्वाह में इजाफे का फ़ैसला इसके ऊपर वालों ने करना है। तो जिसने इसकी तनख्वाह में इजाफे का फ़ैसला करना है, क्या उसका कोई इशू रिपोर्ट करेगा? जिसने इसे हायर किया है, जिसने इसे प्रमोट किया, जो इससे ऊपर का बॉस है, इसके डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में से सीनियर रैंक का बंदा है, अगर ये उसके साथ बिगाड़ेगा तो वो इसके डिपार्टमेंट की, इसके लेवल के ऊपर के बॉस को कहेगा यार इस बंदे को तुमने जो है ना इसके साथ बुरा सलूक करना है, ये मुझे तंग करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक फुल टाइम ऑडिटर तो ले आए, लेकिन जब वो फुल टाइम ऑडिटर इदारे के अंदर आके बैठा तो वो इंडिपेंडेंस खो बैठा। जब उसकी इंडिपेंडेंस ही नहीं रही तो उसकी क्वालिटी भी आउट होगी, वो काम भी बाइज्ड हो जाएगा, वो काम भी सही से नहीं कर सकेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पहला प्रॉब्लम कि हम इंटरनल ऑडिटर लेके आएँ या ना लेके आएँ, हर इदारा इंटरनल ऑडिटर नहीं लेके आता। अगर एक इदारे के पास बजट ही नहीं है इतना, एक्सटर्नल ऑडिट करा लिया बड़ी मुश्किल से, उसके पैसे ही निकल आए, बड़ी बात है, तो अक्सर इदारे तो इंटरनल ऑडिटर को इसलिए नहीं लेके आएंगे कि बिला वजह का खर्चा है, कुछ इसलिए नहीं लेके आएंगे कि खर्चा कर भी लो तो ये इंडिपेंडेंट ही नहीं होता। तो वो इदारे जो इंटरनल ऑडिटर को ला भी सकते हैं, इससे खर्चे को भी अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जिससे इसकी इंडिपेंडेंस बेहतर हो सके, वो इदारे इंटरनल ऑडिटर को लेके आएंगे, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। भाई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगेन मैं इसीलिए आपके सवाल को इसलिए होल्ड कर रहा था कि मैंने एंड तक इस प्रॉब्लम के ऊपर बात की कि हम तभी इंटरनल ऑडिटर की तरफ आएंगे जब नंबर 1 हम उससे अफोर्ड कर सकते हैं, नंबर 2 वो हमारे पास इतना वो सिस्टम मौजूद है कि वहाँ पे काम करें, हम उसको इख्तियारात दें, और नंबर 3 उसकी इंडिपेंडेंस बेहतर कर सकें हम। तो अगर हम इंडिपेंडेंस बेहतर कर सकते हुए तो फिर लेके आएँ, वरना फ़ायदा कोई नहीं। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक आदमी होगा, वो सिर्फ खर्चा कर रहा होगा और उसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। तो इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा शख्स है जो बड़ों ने अपॉइंट किया, और बड़ों ने नॉर्मली नीचे की मैनेजमेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया। वो आया है, वो एंटिटी के अंदर बैठा है, एंटिटी के इश्यूज़ को देख रहा है और एंटिटी के बड़ों को उन इश्यूज़ की रिपोर्ट दे रहा है। ये बात समझ आई? तो जब एक बंदा है ही आपका मुलाजिम, तो सिर्फ अकाउंट्स ही क्यों चेक करवाएं? उसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ भी चेक करवा लेते हैं, उससे पॉलिसीज़ का ऑडिट भी करवा लेते हैं, उसको कहते हैं हमने स्टाफ में 2 महीने पहले कुछ बोनस बांटा, ज़रा उस स्कीम को भी ज़रा ऑडिट कर दो। उसको कहेंगे कि जी हमारा जो है वो जनरेटर के खर्चे बिला वजह बढ़ गए हैं, ज़रा यही चेक कर दो कि जनरेटर में ऑयल वगैरह की मेंटेनेंस सही हो रही है या नहीं हो रही। बात समझ रहे हैं? इंटरनल ऑडिटर फिर किसी भी इशू के ऊपर हो सकता है कि बड़े कहें कि हमारी एंटिटी में रिपेयर के काम अचानक से बहुत ज़्यादा निकल आए हैं, तुम ज़रा देखो क्या वाकई रिपेयर के काम है। अच्छा वो इन्वेंट्री का काउंट हुआ है, ज़रा उसकी रिकन्सिलिएशन चेक कर लो। अच्छा फलाना चीज़ चेक कर लो। जब एक बंदा आपके पास मौजूद है और आप उसको किसी भी फील्ड को चेक करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो सकता है आप उसको कहें कि हमने डायरेक्ट रिपोर्ट बनाई है बड़ी अच्छी सी, जो हमने एनुअल उसके साथ देनी है, रिपोर्ट के साथ। एक काम करो, ज़रा डायरेक्टर रिपोर्ट को उठा के कंपनी के स्टैट्स के साथ मैच करके देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं। जब फुल टाइम एक बंदा आपके पास मौजूद है और वो आपका एम्प्लॉई है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पैसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर में बहुत सारे फ़र्क आ गए। क्या ख्याल है? स्कोप का फ़र्क है, एक्सटर्नल सिर्फ ऑडिट कर रहा है, इंटरनल कुछ भी कर सकता है। क्वालिटीज़ का फ़र्क है, अथॉरिटी का फ़र्क है, रिक्वायरमेंट का फ़र्क है। लॉ की रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट में ऐसी रिक्वायरमेंट नॉर्मल कंपनियों में नहीं है। रिपोर्टिंग का फ़र्क है, एक्सटर्नल ऑडिटर दुनिया को रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। उसको हायर शेयर होल्डर्स ने किया, इसको हायर किया है टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने। क्वालिफिकेशन का फ़र्क है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का फ़र्क है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं किताब क्या कह रही है। किताब कह रही है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो होता है तो उसके इन बेनिफिट्स और वीकनेस और लिमिटेशंस होती हैं। वीकनेस के ऊपर हमने बात की कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन जो है वो फिर देखना जाएगा कि किस तरह का बंदा है, इसकी कॉस्ट अच्छा खासा है और इसकी इंडिपेंडेंस का मसला है। 2 असल मसले हैं, इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा आप इसको इंडिपेंडेंट नहीं काउंट करते। फ़ायदे देखने से पहले हम ज़रा एक टेबल की तरफ आते हैं। किताब ने कंपैरिजन सा दिया एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के दरमियान हल्का सा। वो ये कहते हैं कि इसका रोल है, ये ऑडिट ओपिनियन देता है ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इंटरनल ऑडिटर कोई भी सिस्टम कंट्रोल्स को असेस करके उसकी रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट दे सकता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है इसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको अपॉइंट शेयर होल्डर करते हैं, उसको मैनेजमेंट करती है नॉर्मली, अनलेस कि हम थोड़ा सा बेहतर कर दें उसका सिस्टम।
इसकी ड्यूटीज़ लॉ सेट करता है, उसकी ड्यूटीज़ मैनेजमेंट सेट करती है। ये रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को, वो रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? इंटरनल ऑडिटर कौन है, वो क्या करता है? सवाल ये है कि इंटरनल ऑडिटर के फ़ायदे क्या हैं। इंटरनल ऑडिटर अगर मौजूद है तो क्या फ़ायदे होंगे इदारे को? क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल्स थोड़े बेहतर काम करेंगे, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, फ्रॉड के रिस्क कम हो जाएंगे, लॉज एंड रेगुलेशन थोड़े बेहतर फॉलो हो जाएंगे, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा चीज़ों के ऊपर। देखिए ना, एक्सटर्नल ऑडिटर ने तो साल के एंड पे बताना है, ये टाइम से बता दिया करेगा। कंट्रोल्स बेटर अप्लाई हो जाएंगे, स्पेसिफिक एरिया की ख़ास हमें प्रॉब्लम्स बता सकता है, ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी, बढ़ जाएगी, पॉलिसीज़ चेक कर सकता है। इसका मतलब है कंपनी की गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, कंट्रोल्स इंप्रूव हो जाएंगे, कंपनी की वर्थ बढ़ जाएगी। यानी इंटरनल ऑडिटर बहरहाल एक काम की चीज़ तो है, लेकिन तब जब आप अपना पहले काम कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपसे अपनी इन्वेंट्री मैनेज ना हो रही हो, आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, आप अभी नॉर्मल कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, तो इस वक्त इंटरनल ऑडिटर का शशका बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इंटरनल ऑडिटर तब जब आपको नीड हो और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आएगा, और जब वो आएगा तो आपके सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। वो आपकी एक भी पॉलिसी सीधी करवा दे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या यहाँ ये बात समझ आ रही है? तो इसका फ़ायदा एक दफ़ा किताब से जल्दी जल्दी से फ़ायदे की शक्ल भी देख लें। इम्प्रूवमेंट आ जाएगी फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कंट्रोल्स में, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन बेहतर हो जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है डिसाइड करें कि वो इंटरनल ऑडिटर के काम को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। ये कैसे होता है ये हम ब्रेक के बाद देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ एंटिटी, एंटिटी की रेपुटेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया है कि जहाँ एक डिसीजन लेना है। डिसीजन ये है कि या तो हम 10 मिनट की ब्रेक करें और फिर बाद में उसको तसल्ली से पढ़ें, या हम ब्रेक ना करें और हम पढ़ते पढ़ते छुट्टी जल्दी कर लें। चैप्टर ऐसा है कि शायद मैं ये नहीं सोच रहा कि अभी तक आपका दिमाग इतना जंग लग चुका होगा कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन अगेन ये आपकी कलेक्टिव डेमोक्रेटिक कॉल है। हाँ जी, क्या मुझे ब्रेक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, छुट्टी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है? जितने एक मिनट जितने लोग एक मिनट इस तरह से कर लेते हैं ना, आवाज़ों में तो नहीं पता लगेगा। जितने लोग चाहते हैं कि अभी 10 मिनट की ब्रेक करके अब बाकी टॉपिक आगे कंटिन्यू करें, वो हाथ खड़े करें। तो हमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंटली जो है ना वो हाथ ब्रेक की तरफ कम है। ध्यान से देख लें। भाई ने कहा मैंने तो 2 हाथ खड़े किए थे फिर भी जी। तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से आप लोग हार चुके हैं। वाह, सुना सुना लग रहा है डायलॉग। तो इन्होंने कहा सर वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें। आप ये देखें कि संजीदा बच्चे कितने हैं और गैर संजीदा बच्चे कितने हैं। असल में मेरी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी तो इस टाइम पे मुझे थोड़ी बाइस्ड कर रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि अभी हमने कोई इतना बहुत ज़्यादा पेचीदा पढ़ा ही नहीं, तो हो सकता है हम अगर यहीं से फ्लो में पढ़ते चले जाएं तो हम आज का टारगेट जल्दी कंप्लीट कर लें। लेकिन ऑनवर्ड हर दिन हमारे टारगेट इस तरह से होंगे कि हमें सिंबॉलिकली 10-1 मिनट की ब्रेक कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। नहीं, वो वाली ब्रेक जो अभी होनी है वो उस टाइम पे हो जाएगी। ये इन्होंने कहा क्या उनका लेक्चर जल्दी शुरू हो सकता है? किया जा सकता है। अगर हमने इतना पहले छोड़ दी क्लास तो फिर देखेंगे कि हम 15 मिनट का गैप दे देंगे वही नमाज वगैरह का, और उसके बाद उनसे पूछ लेंगे कि क्या वो अपनी क्लास से, क्योंकि उनकी एक क्लास होती है 4:30 से 5:30, तो उनकी भी एक क्लास है। पिछले 2-1 दिन उन्होंने उस क्लास को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट किया था। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो 5:30 आपने फ्री होके 5:45 बजे क्लास शुरू होनी थी, हो सकता है वो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे वो 5:30 शुरू कर लें और मैं आपको 5:15 से पहले छोड़ दूँ। मुझे तो लग रहा है आप और जल्दी फ्री हो जाएंगे जितना जोश आप में नज़र आ रहा है। क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं? फिर हमें एक सवाल करना होगा, एक ऐसा सवाल जो बड़ा ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो मैं बड़े फ़ख्र से बोर्ड पे लिखता हूँ, क्योंकि ये सवाल पूछें तो लगता है कि जैसे मैं एक जैसी बात कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले, अगर मैं एक इदारे में आया और वहाँ इंटरनल ऑडिटर पहले से मौजूद है,
अगर इंटरनल ऑडिटर पहले से मौजूद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके काम को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर एक जगह पहले से इंटरनल ऑडिटर मौजूद है तो एक्सटर्नल ऑडिटर को फ़ायदा क्या होगा? कंट्रोल्स बेहतर मिल जाएंगे उसे, इदारे की गवर्नेंस इंप्रूव हुई भी होगी, एरर्स और फ्रॉड्स कम हुए हुए होंगे। तो वहाँ वो एक अहम सवाल अपने आप से पूछता है कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला अहम सवाल क्या है, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर वो पलट के एक और सवाल अपने आप से पूछता है कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? और जब इस दूसरे सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता है तो वो एक आखिरी तीसरा और सबसे मुख्तलिफ सवाल पूछता है कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ही जुमला 3 दफ़ा बताने का एक मकसद है। आगे से स्टैंडर्ड की ना लैंग्वेज ऐसी लग रही होगी, आप कहेंगे ये बात अभी तो मैं पढ़ के आया था, फिर गौर से पीछे जाके देखेंगे तो वो अल्फाज थोड़े से फ़र्क होंगे। तो ये 3 अलग अलग सवाल हैं। सवाल क्या है? क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? हरूफे इजारिया, हरूफे इस्तजाबिया। जब उर्दू ही लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इतनी उर्दू तो क्या होगा? असल में ये सवाल नहीं पूछ रहे हम, अपने आप से ताज्जुब से जो है ना वो कर रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं होता आप अपने आप से कहते हैं यार ऐसा हो भी सकता है, वो सवाल नहीं पूछ रहे होते, आप हरियान हो रहे होते हैं, ठीक है? आप कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? तो इसलिए ये टुनटुने लगते हैं ना, ये तब होते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए ये इस्तजाबिया है, ये वो नहीं है, इस्तफामिया नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा होता तो ये इस्तफामिया हो जाता। खैर, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखने में ये एक सवाल है लेकिन जोर डालें तो ये 3 सवाल है। इसको बोल्ड करके पढ़ेंगे। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब जोर डालना है यहाँ। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब तीसरी दफ़ा यहाँ पे जोर डालना है। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है कि इसका काम इस्तेमाल हो? क्या उसका काम ऐसा है कि इस्तेमाल हो? और क्या इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं हो सकता? भाई वो मार्केटिंग पे काम करता रहा पूरे साल, बंदा भी बड़ा चौकस, काम भी बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन किया किस पे? मार्केटिंग पे। तो मेरे तो किसी काम का नहीं। तो क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर भी अच्छा होना चाहिए, उसका काम भी अच्छा होना चाहिए और उसके काम को हम इस्तेमाल भी कर सकें। इंटरनल ऑडिटर अच्छा कब होगा? जब उसमें 3 फीचर्स मौजूद हो। वो कंपिटेंट भी हो, उसकी कंपिटेंस बेहतर हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी बेहतर हो। ये क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी? मकसदियत, इंडिपेंडेंस वगैरह। और तीसरा, वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच पे काम करता हो। तो एक बड़ा कीमती और अहम सवाल ये कि क्या इंटरनल ऑडिटर ऐसा है कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? तो क्या इंटरनल ऑडिटर में कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन अप्रोच है या नहीं है? इसका मतलब है सबसे पहले कहानी यहाँ शुरू होगी। अगर यहीं से कहानी फौत हो गई तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो अगर आपसे को पूछे कि अगर आपने इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करना है तो आप सबसे पहले क्या असेस करेंगे, तो आपने कहना है भाई उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, यानी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच चेक करेंगे। अगर वो ऐसा है तो फिर सोचेंगे कि अच्छा हम उसके काम को कैसे इस्तेमाल करें, किस किस्म के काम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किताब में यहाँ पे फर्स्ट लेवल की डिस्कशन आती है कि उसकी कंपिटेंस अच्छी कब होगी। कब होगी अच्छी? क्वालिफाइड होगा, तजर्बा होगा, सर्टिफाइड होगा। ये उसी तरह की एक्सपर्ट वाली बातें हैं। किताबों में नाम होगा, उसके पास डिग्री अच्छी होगी, उसने ज़्यादा पढ़ाई की हुई होगी, अच्छी बॉडीज़ का मेंबर होगा, रिकग्निशंस होंगी। तो कंपिटेंस वाली बातें आपको पहले से पता है।
ऑब्जेक्टिविटी को जोड़ के मैं एक और टेबल के साथ जोड़ लूँ। ऑब्जेक्टिविटी इसके ये इंडिपेंडेंट कितना है, इसकी रिपोर्ट्स पे अमल कितना किया जाता है, इसको इदारे वाले घास कितनी डालते हैं। ये रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट उठा के दीवार पे अलमारी में लगा देते हैं, तो फिर बेकार है ये। और अगर ये रिपोर्ट देता है तो इदारे में तहस नहस हो जाता है, सब लोगों की हालत ख़राब हुई हुई होती है। वो रिपोर्ट आ गई, अचानक से 10 बंदे उड़ा दिए जाते हैं, अचानक से जनाब हर कोई डर रहा होता है कि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट आने वाली है। अगर तो इस लेवल की गेम है तो फिर तो उसका स्टेटस बहुत हाई है इदारे में। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिविटी में देखेंगे कि ये बंदा किस तरह का काम कर रहा है, कितना बाइस्ड है, कितना अनबाइस्ड है, इसकी क्या ओवरऑल अप्रोच है, ये किस हद तक आज़ाद है। अगर ये बहुत आज़ाद होगा तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। यहाँ वो भाई ने कहा कि सर हम कोशिश करके इसकी इंडिपेंडेंस बेहतर तो कर सकते हैं। इसकी इंडिपेंडेंस के मसले क्या हैं? मसला नंबर 1, अगर हम फ़र्ज़ करें इदारे ने कुछ काम नहीं किया, मसला नंबर 1 ये एक एम्प्लॉई है। मसला नंबर 2, इसको हायर मैनेजमेंट में से ही किसी ने करना है, इसको निकालना भी मैनेजमेंट के किसी बंदे ने, इसकी तनख्वाह के फ़ैसले भी उसने करने हैं, इसने रिपोर्ट भी उन्हीं को देनी है जिनकी शिकायतें कर रहा है, इसकी रिपोर्टों पे एक्शन भी उन्होंने लेना है, इसने इसी इदारे में सर्वाइव भी करना है, और इसके पास इतना बजट भी नहीं है और उसका इतना ऐसा स्टेटस भी नहीं है कि ये बेचारा एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह लीगली ये पावर रखता हो कि ऐसी की तैसी मैं रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा, देखो तुम क्या करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बुरी रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट उठा के छुपा देंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर तो रिपोर्ट देता ही दुनिया को था ना। इसके इतने सारे मसले हैं, तो इसकी इंडिपेंडेंस कैसे बेहतर करें, क्या क्या एक्शंस लें। किसी भी इदारे में एक सेठ अपने इदारे में अपने इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकता है, इंडिपेंडेंस कैसे बेहतर कर सकता है। डायरेक्ट अपने अंडर ले आए, डायरेक्ट उसको कहें तुमने मैनेजमेंट को रिप्लाई नहीं करना, तुमने डायरेक्ट डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना। और डायरेक्टर्स भी इतने सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हर वक्त कंपनी में बैठे हैं, कुछ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। तो आइडियली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक नॉन एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी जाए, याद है, उन डायरेक्टर्स की कमेटी बना दी जाए जो कंपनी में हर वक्त नहीं बैठे, जो सिर्फ कंपनी में मीटिंग्स के दिन आते हैं और कंपनी के लिए अच्छे अच्छे फैसले करते हैं। वो लोग आए, उनकी मौजूदगी में फैसला हो, तो वो लोग हों ऑडिट कमेटी, और इसकी अपॉइंटमेंट वो लोग करें, इसकी हायरिंग के फैसले वो लोग लें, इसको फायर करने का फैसला वो करें, इसकी प्रमोशन, इसके पैसे, इसके बेनिफिट्स, इसका बोनस डिसाइड करने का इख्तियार उनके पास हो। इसने अच्छा परफॉर्म किया है नहीं किया, ये ऊपर टॉप गवर्नेंस यानी कि दोस्त चावेद गवर्नेंस, और उसका भी हायर लेवल की एक ऑडिट कमेटी जो कि अलग से सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को देख रही है। फिर इसका डिपार्टमेंट को इज्जत दें, इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाएं। ऐसा मत कहें कि आप कहेंगे जी हमारे ये 5 मेन डिपार्टमेंट है, ये 3 और डिपार्टमेंट और एक छोटा सा डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट भी है। नहीं, आप कहेंगे हमारे 10 डिपार्टमेंट और ये साइड पे एक इंटरनल ऑडिट है, ये उनके पैरेलल है, ये दोनों सेम रैंक के हैं। इस इदारे के लोगों को एम्पावर करें, सबको बताएं कि इधर से जो बंदा आया समझो ओनर खुद चल के आया है, इनकी बात सुनी जाए, इस पे अमल किया जाए, फिर इनकी रिपोर्टों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि सबको समझ आ जाए कि इंटरनल ऑडिटर जो है ना वो जो बात करते हैं उस पर सज़ा हो जाती है, तो लोगों में खौफ हो, एक डेटरेंस बन जाए। तो जितना अच्छा आप इनका हायरिंग का, फायरिंग का, प्रमोशन का निज़ाम रखेंगे, फिर आपकी कोशिश होगी कि इनकी दोस्तियाँ ना ज़्यादा डेवलप हो जाएँ, रोटेशन करते रहें, हर 2-3 साल बाद इनकी जगह चेंज कर दी, कभी किसी शहर भेज दिया, कभी किसी शहर भेज दिया। मार्केटिंग पे काम कर रहे थे तो फाइनेंस पे लगा दिया, फाइनेंस पे काम कर रहे थे तो ऑपरेशंस पे लगा दिया। तो इन सारी चीज़ों से ये थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। तो अब अभी तक हमने जितना पढ़ा है ज़रा उसको एक दफ़ा स्क्रीन पर देख लेते हैं और फिर उसके बाद ये लाइन से इस तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ अभी हमारी रहती है सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। एक एक्सटर्नल ऑडिटर एक जगह आया, उसने पूछा यहाँ इंटरनल ऑडिट कौन करता है। उन्होंने कहा एक डिपार्टमेंट है जिसमें 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी आंखें अदब एहतराम से झुक गई। उसने कहा 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कॉम्पिटेंट लेवल का वो सेटअप होगा। फिर आपने उनसे पूछा जी उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उन्होंने कहा वो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्ट ओनर से मिलते हैं हर महीने और उसको रिपोर्ट देते हैं, नीचे का कोई बंदा कुछ नहीं छेड़ सकता। और वो उस दिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इतनी पावर है कि किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मैनेजर को डांट भी सकते हैं। आपने कहा जी वो ऑब्जेक्टिविटी भी बड़ी ज़बरदस्त। आपने कहा मैं तो उनका काम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा, काम कैसे करते हैं। उन्होंने कहा बस वो काम करने का तरीका उनका फ़र्क है। जाते हैं एक जगह पे, इंटरनल ऑडिट का सारा काम करते हैं, जहन में रखते हैं सारी बातें, जल्दी से जाके ओनर को शिकायत लगा देते हैं, ओनर उस पर एक्शन ले लेता है, फिर अगले महीने दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। यानी काम तो बहुत किया है, मेरे पास एविडेंस कोई नहीं, काम तो बहुत किया है, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन काम नहीं किया। तो आइडियली मेरे लिए इंटरनल ऑडिटर तब काम का है जब कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ उसका
मेरी ही तरह कोई डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो। मैं तो हर बात को लिख लेता हूँ ना, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में डाल देता हूँ। तो ऐसे में मेरे लिए वो इंटरनल ऑडिटर अच्छा है जो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच पे काम करता हो। तो जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, जो चीज़ों को नोट करता हो, जो हर चीज़ को प्लान करता हो, जो हर एविडेंस को अपने पास लिखे, हर रिजल्ट को अपने पास लिखे, तो ऐसे बंदे मेरे लिए अच्छे हैं। तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल की जो एश्योरेंस है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लेवल की एश्योरेंस क्या है? इवेल्युएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आपको किताब में एक जगह नजर आएगा एक टेबल सा। ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। एक ऑब्जेक्टिविटी इज उसका स्टेटस क्या है विद एन एंटिटी। मैंने कहा उसे कौन कितनी घास डालता है, वो कितना को काम कर पाता है, किसको वो रिपोर्ट करता है, क्या उसको दोषाविद गवर्नेंस की एक्सेस है, क्या वो उनको डायरेक्टली जा सकता है या बेचारा से मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता रह जाता है, क्या कोई कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हम कह रहे हैं तुम कंट्रोल्स बनाओ और बनाने के बाद उसी से कहें तुम चेक भी करो, वो तो गरीब सेल्फ रिव्यू में फंस जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंटरनल ऑडिटर बेचारा ऑडिट करने लगता है, पता लगता है कि जी वो डायरेक्टर्स ने कहा था कि पहले मेरे घर से अपने सामान ड्रॉप करना है फिर उसके बाद आके काम करना है, तो वो तो बेचारा कन्फ्लिक्टिंग। फिर क्या दोषाविद गवर्नेंस उसके एम्प्लॉयमेंट के डिसीजंस को देखते हैं, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे, क्या मैनेजमेंट इनके कहने पे काम करती है। तो इन सवालों के जवाब से हमें पता लग जाएगा कि उसकी इंडिपेंडेंस कैसी है। फिर उसकी कंपिटेंस, क्या मेंबर हैं किसी रेलिवेंट बॉडी के, क्या ट्रेनिंग है, क्या उनका हायरिंग ट्रेनिंग वगैरह का कोई प्रोसेस है, क्या उनके पास रेलिवेंट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग वगैरह है या नहीं है। देन तीसरा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच, क्या उनका काम प्लान, सुपरवाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड होता है, क्या इनके अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, क्या इनका ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर बाकायदा चेक एंड बैलेंस हो और सारे सिस्टम को बाकायदा तरीके से देखा जाए। अगर ये सारा कुछ मौजूद है तो मुझे इंटरनल ऑडिटर पे थोड़ा सा भरोसा हुआ। ऑब्जेक्टिविटी हमने कहा थोड़ी सी आउट हो जाए तो ये कैसे बेहतर हो सकती है, इसके लिए किताब ने हमें एक और जगह डिस्कशन की, वेरियस मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। की इंडिपेंडेंस कैसे इदारे वाले बेहतर कर सकते हैं, कुछ वो बताएं, मशवरे बताएं। आई के अपने कभी कभी ये मशवरे भी पूछे हैं। रिपोर्टिंग लाइंस, उसकी रिपोर्टिंग लाइंस बेहतर कर दें, यानी वो डायरेक्टली ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करें, ना कि फाइनेंस डायरेक्टर या चीफ अकाउंटेंट को। उसका स्कोप ऊपर मैनेजमेंट वाले डिसाइड ना करें, दोषाविद गवर्नेंस डिसाइड करें। रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट अक्सर होती रहनी चाहिए, हर 3 से 5 साल बाद उनको बदलते रहें ताकि किसी एक जगह बहुत ज़्यादा उनकी दोस्तियाँ डेवलप ना हो जाएं और बाद में कल को एक मैनेजर कहे कि यार तो मेरा दोस्त है, 4 साल से हम इकट्ठे डेली खाना खाते हैं, मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट बनाएगा। तो आइडियली इससे पहले कि इनके इस लेवल के अच्छे टर्म्स डेवलप हों, इनको बार बार रोटेट कर देना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट ना करे जिसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी पसंद का बंदा लेके आए, इसको कहीं दोषाविद गवर्नेंस लेवल पे, खासतौर पे मैंने आपको कमेटी बताई ऑडिट कमेटी, वो इसको अपॉइंट करें। इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करने से इसको दूर रखें। इंटरनल ऑडिटर इज़ नॉट अ पर्सन जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाता है। एंटिटी में एक डिपार्टमेंट होता है, एक फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट, वो लोग बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल ऑडिटर ने उन कंट्रोल्स को चेक करना होता है कि वो कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले पहला वाला सवाल कि क्या इंटरनल ऑडिटर के हम काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें समझ आ गया अगर इंटरनल ऑडिटर ही अच्छा नहीं है ना तो मैंने आगे सोचना ही नहीं स्टैंडर्ड पे आगे जाके। क्या हमें समझ आ रहा है? ऑल दो नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, लेकिन कभी कभार सवाल पूछते हुए वो हल्का सा उसे लॉजिकल बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट कर दें कि आप सही जगह तक पहुंच सकें। इस स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इंटरनल ऑडिटर का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। इसके 2 मशहूर तरीके हैं इसके इस्तेमाल के, जिसके ऊपर डिबेट होती है। 610 ये कहता है कि जो आप एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिटर को, ये पहली एश्योरेंस की बात, ये पहली एश्योरेंस है, ये पहले करना है। अब अगले जो 2 सवाल है ना उनके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस मोड में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक तरीका क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आप आए, आपको पता लगा यहाँ एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद था, उन्होंने काम किया था, आपने साल के एंड पे देखा उनके 3 एरियाज ऐसे थे जिसमें आपको मदद मिल सकती थी, आपने उनके काम को इस्तेमाल कर लिया, एक तरीका। दूसरा, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। आप इदारे में आए, आपको पता लगा इनके पास इंटरनल ऑडिटर मौजूद हैं, आपने बड़ों से पूछा, मशवरा लिया और उनसे कहा कि जी हमारे पास 5 बंदों की ऑडिट टीम है, अगर 2 बंदे आपके भी हमारी टीम में आ जाए ना, कमाल हो जाएगा। एक तो हमारी टीम बढ़ जाएगी, दूसरा आपको वो जो पर आवर खर्चा पड़ता है, हम 7 बंदे लेके आते तो आपको खर्चा ज़्यादा पड़ता, आपके 2 बंदे मौजूद होंगे, आपका तो खर्चा लगा हुआ ही है, आपको भी फ़ायदा होगा।
तीसरा, वो बंदे आपके अंदर के बंदे हैं, उनको बड़ी अच्छी काम की बातें पता होंगी, तो अगर आपके अंदर वाले ऑडिटर और हम बाहर वाले ऑडिटर मिलके काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो हो सकता है ओनर को आप समझा दें कि उन्हीं के इंटरनल ऑडिटर को मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टीम के अंडर आ जाए। बहुत फ़र्क है दोनों पॉइंट में। इसमें उन्होंने काम किया है अपने तौर पे, अपने डिपार्टमेंट में खुद रह के काम किया है और मैं उनके काम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट असिस्टेंस में उन लोगों को अपनी टीम में लेके आ रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। वहाँ काम होने के बाद साल के एंड पे इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ साल के शुरू में अपनी टीम में लेके और मेरे ऑडिट स्टेप्स में मेरे अंडर हैं और वो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो दोनों जगह स्टेप्स अलग अलग हैं, दोनों जगह प्रोसीजर अलग अलग हैं। तो पेपर में ध्यान से उनके सवाल को पढ़ना है कि क्या वो आपको ये बता रहे हैं कि वो आपका टीम मेंबर बन गया है। अगर टीम मेंबर बन गया तो आपने डायरेक्ट असिस्टेंस वाले पोर्शन में जाके आंसर करना है। और अगर वो कहें कि जी आप मौजूद हैं, इंटरनल ऑडिटर का आपको काम मिला और अब आपने काम को चेक करना है या काम बताएं आप उस काम पे कैसे रिलाई करेंगे, तो फिर आप आएंगे पहले वाले पोर्शन की तरफ। ये बात समझ आई? अब दोनों पे डिस्कशन करते हैं। पहली डिस्कशन करते हैं वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूजिंग द वर्क ऑफ। अगर मैं एक इदारे में आता हूं और मुझे पता है कि यहाँ इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है, तो अब ये दो सवाल, वो काम कैसा है और क्या मैं उस काम को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहली बात ये है कि इस्तेमाल कब कर सकता हूँ मैं उसके काम को, जब उसने वो काम किया हो जो मुझे चाहिए। वो घड़ियाँ ठीक करता रह गया, वो एसीओ की रिपोर्टें बनाता रह गया, वो इन्वेंट्री की रिकन्सिलिएशन बनाता रहा, वो बीआरएस टैली करता रह गया और हमने जो चीज़ करवानी है वो उसने की नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे इस्तेमाल का बंदा नहीं है। हम उसके काम को इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। तो एक तो ये देखें कि उसने क्या काम किया है, उसने किस डिटेल में किया है। अच्छा, मुझे 12 महीने पे काम चाहिए, उसने हो सकता है 1 महीने पे काम किया हो। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिटर का काम पकड़ूं और देखूं उन्होंने क्या काम किया था, कितनी डेप्थ में किया था, कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया था और उन एरियाज़ का मेरे साथ रेलेवेंस है या नहीं। स्टैंडर्ड नहीं है कि इजाज़त दी है, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ वेरी गुड कि अगर आप ऑडिट के स्टार्ट में ही एंटिटी के बड़ों से एक दफ़ा मिले और उनको कहें कि जी आपके इंटरनल ऑडिटर को हमने एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर वो आपकी इंटरनल ऑडिटर से मुलाकात करा दें तो आप शुरू से ही बता दें कि देखो मेरे पास ये 25 एरियाज़ हैं ऑडिट में, मैं 3 एरियाज़ में चाह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे सपोर्ट कर दो। तो तुम लोगों ने अपने पूरे साल में अलग अलग एरियाज़ का ऑडिट तो करना है, मेरा भाई मेरी फरमाइश पे 3 एरियाज़ तो मेरे लिए कर दोगे। मैं उनको अपने अंडर नहीं लेके आया हूँ, मैंने इन एडवांस उनसे एक फरमाइश कर दी है कि आप अपना काम करते हुए इन 3 एरियाज़ को ऐसा कर देंगे। फिर हमने डायरेक्टर्स की तरफ देखा, उन्होंने वो इंटरनल ऑडिटर को कहा यार जैसे ये कह रहे हैं वैसे कर देना। तो दिस इज़ गुड। अगर तो मुझे उनका बाद में काम मिले और मैं बाद में यही रोता रह जाऊँ कि मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, मेरे तो किसी काम का नहीं है, तो इससे बहुत अच्छी बात है कि इन एडवांस में एग्री कर लूँ कि आप ये काम ऐसे करेंगे, इस स्कोप में करेंगे, इतने महीने का काम करेंगे, इतना सैंपल उठाएंगे, करें अपने तरीके से, सिस्टम अपना इस्तेमाल करें, हम आपको बार बार नहीं तंग करेंगे, बस आप हमारी फरमाइश पे ये काम कर दें और एंड पे हम ये काम इस तरह से चेक करेंगे। तो अगर आप ऐसा बता दें तो इस्तेमाल वाला मसला हल हो गया। लेकिन ये मसला अभी भी है काम वाला, काम की क्वालिटी होनी चाहिए, काम इस लेवल का होना चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सकें। अब इधर वो मसला नहीं है जो एक्सपर्ट में मसला था। एक्सपर्ट में क्या मसला था, मुझे वो काम पता ही नहीं होता था, वो अजीब सी बात करता था, वो केमिस्ट्री वाली बात करता था, वो बायो वाली बात करता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी। और ये बंदा तो मेरी ज़बान में बात करता है, इसने भी ऑडिट किया है तो इसने भी मेरे जैसे काम किए हैं। तो यहाँ मैं उतना परेशान नहीं हूँ इसका काम चेक करने पे, मैं इसका काम उठाऊँगा, देखूँगा क्या प्लान हुआ था, इसने कौन से एविडेंस इस्तेमाल किए, इसने कौन सा सैंपल उठाया था, ये किन नतीजों पे पहुँचा था, इसका जवाब रीज़नेबल है या नहीं है, क्या इसने जो बात की है वो साउंड कर रही है हमें या नहीं कर रही। तो हम इसके काम को पकड़ें और इसके काम की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं अपने नॉर्मल, जिस तरह से हम अपने किसी जूनियर के काम को चेक करते हैं वैसे ही हम इसके काम को पकड़ के चेक कर सकते हैं कि क्या ये काम इस काबिल है कि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकें। तो अगर हमें काम की क्वालिटी अच्छी लगे और अगर हमें थोड़ा सा कुछ जगह डाउट है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी मैंने 100 में से ना 1000 में से 20 रसीदें उठाई और 20 रसीदों से मैंने ये चीज़ ऐसे चेक की, तो मैं काम करूं कि जहां मैं इस पर भरोसा करूं ज़रा देखूं तो सही सच भी बोलता है या नहीं। मैं वही 20 रसीदें निकाल के वही काम जो इसने किया करके देखूँ कि क्या मेरा टेबल और इसका टेबल सेम है। अगर तो इसका थोड़ा सा काम उठा के रीपरफॉर्म करके मुझे वही रिजल्ट मिले
जो इसने निकाले थे, तो इसका मतलब है ये मेरी तरह का काम करता है, मैं फिर इस पर भरोसा कर लूँ। तो इसके काम पे तब भरोसा कर सकते हैं जब काम की क्वालिटी ऑडिटर को बहुत अच्छी लगे। यहाँ तक ऑडिटर के काम या इस्तेमाल के बारे में जो बात हो रही है इस टॉपिक में, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें मुझे बताएं सवाल। यहाँ से एक भाई का सवाल जी, अब सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच क्या यहाँ नहीं आना चाहिए कि यहाँ उसकी अप्रोच कैसी है? असल में सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच अगर नहीं है तो फिर मुझे आगे जाके ज़रूरत ही नहीं कि इतनी लंबी तहकीक में जाऊँ कि उसका काम मिले और फिर काम को चेक करना शुरू कर दूँ। अगर मुझे पहले से ही पता लग गया है कि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो अच्छा काम नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा कि लेवल 1 एश्योरेंस है इंटरनल ऑडिटर कैसा है। अगर इंटरनल ऑडिटर ही ठीक नहीं मिला तो हम अगले 2 तरफ जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ मैंने देखना है ओवरऑल उनकी अप्रोच, वो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। अब जब मैं चूंकि काम इस्तेमाल करूं तो काम की अप्रोच अब मैं ज़्यादा गहराई में देखूंगा। इधर मैंने देखा तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट करते हैं नहीं करते, रिव्यू होते हैं नहीं, और इधर मैं क्या कहूँगा, इधर मैं कहूँगा चेक दैट के काम वॉज प्रॉपरली प्लान्ड, प्रॉपरली रिव्यूड, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स अप्लाई हुए थे, प्रॉपरली ये काम हुआ था। तो वो वाली चीज़ हम दोबारा से भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने जनरल समझा था। क्या ओवरऑल मैं ये सोचूं भी कि इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करूं या ना करूं, वो लेवल 1 है, वो जो टेबल है। और फिर अगले जो 2 लेवल्स हैं वो दोनों चीज़ें मुझे ये पूछना होगा कि मैं किस तरीके से आ रहा हूँ, वर्क को यूज़ कर रहा हूँ या डायरेक्ट असिस्टेंस करवा रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आई? अब डायरेक्ट असिस्टेंस को बिल्कुल साइड पे हमने रखा हुआ है, अब हम सिर्फ यूजिंग द वर्क की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वैल्यूएट क्या वर्क प्रॉपरली प्लान्ड हुआ था, परफॉर्म हुआ था, सुपरवाइज हुआ था, रिव्यू हुआ था, डॉक्यूमेंट हुआ था। उनके काम को देखूँ क्या वो प्लान, डॉक्यूमेंट और वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उन्हें मिला था ताकि वो कंक्लूजन तक पहुँचें, क्या उन्होंने अच्छी कंक्लूजन बनाई है। अब मुझे उनका एविडेंस भी नज़र आ रहा है, मुझे जवाब भी नज़र आ रहा है, मुझे ओपिनियन भी नज़र आ रहा है, और इस दफ़ा ये सारे मेरी ज़बान में बातें कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट की ज़बान वाली बातें नहीं है। तो मुझे काम भी समझ आ रहा है, मुझे रीज़नेबलनेस भी समझ आ रही है, मुझे उनकी ओपिनियन भी समझ आ रही है, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। एनी एक्सेप्शन या अनयूजुअल मैटर किस तरह से रिजॉल्व हुए थे वो देख लूँ। इसका मतलब है कि इस तरीके से मुझे उनके काम के ऊपर थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। मज़ीद स्पेसिफिक काम के ऊपर मज़ीद कुछ और काम भी हम कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू एग्री द फॉलोइंग इन एडवांस विद इंटरनल ऑडिट। अचानक से किताब को याद आया, उसने कहा अगर आप एडवांस में ही तय कर लेना ये बातें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ये हमारे अंडर काम नहीं कर रहा, हमने इसके काम को यूज़ करना है, लेकिन अगर इन एडवांस हम कोई फरमाइश कर दें और हमारी ये फरमाइश सुन लेना तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, इस्तेमाल वाला मामला ज़रा सीधा हो जाएगा। तो अगर आप इन एडवांस इससे तय कर लें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सच वर्क, वो क्या करेगा, कितनी डिटेल में करेगा, क्या मटेरियलिटी होगी, किस अमाउंट से बड़ी चीज़ पे ज़्यादा टेंशन लेगा, किस अमाउंट से छोटी चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी, इसका चैप्टर 3 में जिक्र आएगा, खास किस्म की छोटी मटेरियलिटी होती है। सैमसन सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, डॉक्यूमेंट कैसे करेगा, रिव्यू और रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा। देन अगेन उसके स्पेसिफिक एरिया को देखने के लिए जब हमने देख लिया कि ओवरऑल क्या है, किस तरह से है, उसका काम देखा, बाकी चीज़ें, अब हम थोड़े से कुछ और स्टेप्स लगा रहे हैं। इंक्वायरी करें अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल से इंटरनल ऑडिट। आपने काम देख लिया, अब उनके कुछ लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंडिंग लें, भाई आपने जो ये काम किया ये क्यों किया, इस काम में ये कैसे हुआ था। अच्छा, उस मीटिंग में आपने लिखा है कि मीटिंग में वो बंदा बहुत गुस्से हो गया था, क्या क्या बातें कर रहा था वो, ऐसा क्या इशू बन गया था। तो कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए आप उन बंदों से इंक्वायरी भी कर सकते हैं, उनके काम को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने उन्होंने कुछ काम किया हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप उनके वर्क प्रोग्राम और वर्किंग पेपर को रिव्यू भी कर सकते हैं और उनके सैम्पल प्रोसीजर्स को खुद से रीपरफॉर्म भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा कुछ हो गया, अभी भी उनके स्पेसिफिक वर्क को मैंने ज़्यादा डिटेल से देखना है या कम डिटेल से देखना है, ये डिपेंड किस पे करता है। नंबर 1 रिस्क ऑफ मटेरियलिटी कितनी है, नंबर 2 वो जो मेरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट थी अबाउट इंटरनल ऑडिट वो कैसी है, और फिर स्पेसिफिक वर्क जो देखा मैंने, उनका मैंने कुछ काम देखा अच्छा लगा, इंटरनल ऑडिटर देखे अच्छे लगे, मटेरियलिटी हल्की लगी, अगर तो सारी चीज़ें फेवर में जा रही हैं फिर मैं उनका काम बड़े कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन अगर मुझे उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर अच्छे हैं, 3 में से 2 फैक्टर अच्छे थे और 1 फैक्टर थोड़ा सा कच्चा था, कमज़ोर था, तो जब मुझे उस वक्त थोड़ा सा डाउट हुआ तीसरे फैक्टर पे, तो अब क्या करूं, अब ध्यान से उनके काम में देख लूं कि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मैं वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट के ऊपर कितना काम करूं, इसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि उन एरियाज़ में रिस्क और मटेरियलिटी कितनी है।
इंटरनल ऑडिटर के बारे में मेरा शुरू में गुमान क्या था, बहुत अच्छा है या हल्का अच्छा है? अगर शुरू में मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूँ तो इस वक्त मैं थोड़ा सा कम काम करूँगा। और तीसरा, उसके जो स्पेसिफिक वर्क की जो मैंने वैल्यूएशन की है इंटरनल ऑडिट की, उससे मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम इसके किए हुए काम को यूज़ करके अपने ऑडिट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर सकते हैं, अपने ऑडिट में प्रोसीजर थोड़े कम कर सकते हैं और उस एरिया में इसके किए हुए काम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड पे वर्किंग पेपर में हमने डॉक्यूमेंट कर देना है कि हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन और उसके काम की एडिक्वेसी के बारे में क्या कंक्लूजन ली और उसके काम पर मैंने क्या काम किया, वो बंदा कैसा था, उसका काम कैसा था और मैंने उसके काम को कैसे वेरीफाई किया। ये चीज़ें आप उठा के डॉक्यूमेंट कर लें तो ऐसे में हो सकता है कि आप अपने ऑडिट का 8-10% या 5-6% ऑफ द काम इंटरनल ऑडिटर के काम से रिप्लेस कर लें और आप कहें कि जब बंदा मौजूद है, काम किया हुआ है, तो दोबारा काम करने का ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, अभी हम असिस्टेंस की तरफ नहीं गए, यूजिंग द वर्क में कोई सवाल? जी, काम और इस्तेमाल आपस में मिक्स हो गए, यहाँ से बताएं। ये काम है, ये इस्तेमाल वाली बात है, ठीक है। हम उसके काम को देखें कि काम किस तरह का है और फिर अच्छा ये है कि हम शुरू से उसको बता दें तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। अगर हमने पहले से उसे बता दिया होगा तो हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये काम के बारे में आपने ये राय ली है कि उसका काम कैसा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 2 और पैराग्राफ हैं। जब आपने उसका स्पेसिफिक काम देखा है ना, अब आप कुछ और काम करेंगे। वो क्या काम होगा, उस बंदे से मुलाकात, उसके काम को ऑब्जर्व करना, रिव्यू करना। यानी एक ही है कि उसने काम करके मेरे सामने एक चीज़ दी है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, वो दिए हुए है ये उसकी काम की क्वालिटी चेक हो रही है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके काम के अलावा क्या करना है, उस काम के अलावा उससे मुलाकात भी करनी है, उसको काम करते हुए देखना भी है। मैं काम नहीं देख रहा, काम तो मैंने उसका, ये जो मेरे पास हाथ में वर्किंग पेपर है मैं उसको देख रहा हूँ, तो इसके अलावा मैंने क्या किया, मैं उसको काम करते हुए देख रहा हूँ, मैं उससे मुलाकातें कर रहा हूँ और उसके कुछ काम को मैं अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली भी करके देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है मेन काम ये हो गया कि आपने उसके काम को चेक करना है, ये 4 स्टेप्स। फिर उसके काम को चेक करने के साथ मज़ीद क्या इजाफी आप कर सकते हैं, इस काम के अलावा कुछ और करना है तो हाँ, हमने कहा हम उससे मुलाकात कर लें, हम उसको ऑब्ज़र्व कर लें, हम उसके वर्किंग पेपर्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि किस तरह से है, हम उसके थोड़े से काम को खुद से करके देख लें। फिर नीचे ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स ये हैं कि मैं उसके काम को जब चेक कर रहा हूँ ना, जब मैं ये 4 स्टेप्स लगा रहा हूँ तो कितनी गहराई में उतरूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाऊँ या कम टाइम इस पे लगाऊँ, ये किस पे डिपेंड करता है, आखिरी फैक्टर्स पे। रिस्क ऑफ मटेरियलिटी कितनी है उस एरिया में। मेरी इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में शुरू में असेसमेंट क्या थी, अगर शुरू में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ इन्हें, तब क्या होगा, मैं उनके काम को चेक कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा फीके मिजाज से, हल्का हल्का सा करके चेक कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है। और देन जो स्पेसिफिक वर्क देखा है, जब उस स्पेसिफिक वर्क से मुझे थोड़ी सी अच्छी एश्योरेंस आना शुरू हो गई तो फिर मैं अब ज़्यादा उसके ऊपर काम ना करूँ, ज़्यादा मैं इंक्वायरीज़ की तरफ मत जाऊँ, ज़्यादा रिकैलकुलेशंस की तरफ मत जाऊँ। कहने का मतलब अगर मुझे तसल्ली हो रही है तो मैं कम काम करूँ, अगर तसल्ली नहीं हो रही तो ज़्यादा काम करूँ। लेकिन एंड पे ओपिनियन किसने देनी है, हमने। और इस दफ़ा आपने रिपोर्ट में लिख भी नहीं सकते कि आपने इंटरनल ऑडिटर पर रिलाई किया है। अगर उस एरिया में गड़बड़ निकाल दी उन्होंने, फिर वो एरिया हमें करना पड़ेगा सारा। हम ये नहीं कह सकते कि फलाना इंटरनल ऑडिटर ने हमें कहा था, हमने रिपोर्ट ख़राब कर दी। एक्सपर्ट के बारे में आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर में नहीं कर सकते। क्या यूजिंग द वर्क का थीम समझ आ रहा है। दूसरा थीम है डायरेक्ट असिस्टेंस। इसमें क्या फ़र्क है, क्या होगा इसमें, इंटरनल ऑडिटर तो आ ही हमारे अंडर जाएगा। अब देखिए हम क्या करते थे, हम कहते तो उसका काम कैसा है और क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये दोनों तो सवाल ही फारिग हो गए। ये दोनों चीज़ें तो अब रेगुलेट कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर। क्या ख्याल है भाई, जब वो मेरी ही टीम में है तो मैं बताऊंगा भाई तुमने ये काम करना है, मैं बताऊंगा ये काम ऐसे करना है, मैं कहूँगा इस काम में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इस काम में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मैं उसके काम को इस्तेमाल कर सकता हूँ 100%। जब मैंने ही उसे अपॉइंट किया हुआ है, जब मेरे अंडर ही है, तो मैं उसे काम ही वो दूंगा जो मुझे चाहिए। तो इस्तेमाल वाली चीज़ काफ़ी हद तक यहाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा है ही मेरी टीम के अंडर। तो ऐसे में अगर मैं कहूँगा जी हमारे इंटरनल ऑडिटर ने अच्छा काम नहीं किया, तो बेसिकली मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि मैंने अच्छा काम नहीं करवाया, मैं अच्छे तरीके से नहीं। मुझे लग रहा था कि मैंने डिवाइस चेंज कर दी है, जज्बाती हो गए जी।
हाँ, अब सेल्फ रिव्यू के भी मसले आएंगे, भाई ने कहा। इस तरह भी चलते हैं ओवरऑल। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तो ये लेवल 1 की एश्योरेंस है ही नहीं तो मैं उधर तो जा ही नहीं सकता। पहले तो ये तय है कि ये अच्छे लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं काफ़ी हद तक, और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम करने की आदत है इनकी। अगर ऐसा है तो फिर मैं उधर जाऊँगा। अब उधर गया और मैंने 2 में से एक डिसीजन ले लिया, मैंने कहा मैं यूजिंग द वर्क की तरफ नहीं जा रहा, मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट असिस्टेंस। तो अब सारे अगले सवाल मेरे ऊपर आ गए। अब सवाल ये नहीं है कि मैं उनके काम को इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, सवाल ये कि क्या मैं उनसे अच्छा काम करवा लूँगा। तो ऐसे में सारी बात आएगी क्या मैं उन्हें ट्रेन कर सकता हूँ। इसका मतलब है स्टेप 1, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट से इजाज़त लूँगा कि जी आपके बंदे मेरे अंडर काम करेंगे। तो मैनेजमेंट लेवल, दूसरा गवर्नेंस लेवल पे कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे। एक एग्रीमेंट होगा हमारा मैनेजमेंट से, जिसमें हम उनसे इजाज़त लेंगे कि उनका इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट हमें सर्विस देगा। नंबर 2, फिर इंटरनल ऑडिटर से हमारी मुलाकात होगी, इससे एक मीटिंग होगी जिसमें ये एक्नॉलेज करेगा कि ये वादा करता है कि ये हमारे अंडर काम करेगा। कुछ बंदे हमारे अंडर आ सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट को अपने अंडर लाया जा सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन है। तो 2 अदद एग्रीमेंट होंगे 2 अलग अलग लेवल पे। फिर आप इन्हें बताएंगे कि ये तुम्हारा पूरे साल का स्कोप है। फिर आप उसे कहेंगे कि तुम मेरी टीम में आओ, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, मैं बताऊंगा काम कैसे होता है, मैं तुम्हारे काम को सुपरवाइज करूंगा, मैं तुम्हें रिव्यू करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा काम कैसे बेहतर। तो जिस तरह से हम अपनी टीम के एक ट्रेनी को सिखा रहे हैं काम, उसी तरह से हम इंटरनल ऑडिट के बंदे को सिखाएंगे काम। तो ऐसे में जब हम ISA 220 पढ़ चुके होंगे ना, तो इसके अंदर इसके काम की क्वालिटी बेहतर करने का जो तरीका है वो सारा का सारा वही है जो 220 बताता है कि फर्म में आपने टीम से अच्छा काम कैसे करवाना है। चैप्टर 2 की तरफ इंशाल्लाह जब हम कल जा रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अपनी टीम से अच्छा काम करवाने का क्या तरीका है। तो उसी तरह से अपनी टीम से अच्छा काम करवाने का तरीका जब हमारे हाथ में आएगा तो उसी तरीके से हम इस बंदे से भी अच्छा काम करवाएंगे। ये बात समझ आई। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब है उनका एम्प्लॉय और हमारे अंडर काम कर रहा है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो जब मैं इस बंदे को इस्तेमाल करूंगा, जितना मर्जी मैं सोच लूँ इंडिपेंडेंट है, मेरे जितना इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। तो फिर इसका क्या मतलब है, इसको मैं सारे अहम भारी मजबूत एरिया दे दूं, इसको हल्के एरियाज देने हैं। स्टैंडर्ड ने मना किया, उसने कहा खबरदार आपने डायरेक्ट असिस्टेंस वाले बंदे को सिग्निफिकेंट एरिया नहीं देना, टेक्निकल एरिया नहीं देना, ज़्यादा जजमेंट वाला एरिया नहीं देना, ओवर कम्प्लेक्स एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है वो नहीं देना, इसको अगेन फ्रॉड वाला एरिया नहीं देना, इसको ऐसी चीज़ें नहीं कहनी जहाँ इसका सेल्फ रिव्यू आ जाए, इसको ऐसा काम नहीं देना जिसमें इसका अपना किया हुआ काम इसके सामने आ जाए और इसके ऊपर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाए। इसको कोशिश करना है कि हर वो काम दें जिसमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो और जो थोड़ा सा आसान हो। स्टैंडर्ड कहते हैं ऑडिटर सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट। ऐसा ना हो कि इसको काम फॉरवर्ड करके हम कहें चलो हमारी तो बचत हो गई, हमने तो सारा काम उठा के इनको फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये वाला आपको इजाज़त नहीं है, आपने बड़े एहतियात से इनके ज़िम्मे काम लगाना है। किताब से पूछते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस है क्या, डिफाइंड एज यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ये फ़र्क सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर में, वरना क्या होगा आप गलत प्रोसीजर लिख के आ जाएंगे पेपर में। तो डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है कि वो या उनमें से चंद लोग आपकी टीम में आपके अंडर आके काम कर रहे हैं। इसमें और यूजिंग द वर्क में फ़र्क है, उन्होंने अपने तरीके से किया था, ज़्यादा से ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट कर दी थी, लेकिन इधर वो आपकी टीम मेंबर है। इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी में मसला हो या कंपिटेंस में मसला हो। याद है वो 3 बातें क्या थी, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच। अगर कंपिटेंस का मसला है मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऑब्जेक्टिविटी का मसला है मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब अगेन हमने पहले वो एश्योरेंस क्यों ले ली थी, अगर सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच पे काम नहीं करता मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मेरे अंडर आएगा सीधा हो जाएगा। वो काम सही नहीं करता लेकिन इस वक्त उसने काम किसके अंडर करना है, मेरे अंडर, तो मैं उसे सिखा दूंगा कि क्या करना है कैसे करना है। तो अब मुझे लेवल 1 में 3 के बजाय 2 एश्योरेंस भी मिल जाए तो चल जाएगा काम। कंपिटेंस अच्छी हो, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी हो। तो हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं दे सकता अगर ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट हो या कंपिटेंस ना हो, इन 2 में से एक भी मसला हो तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हमने जब उसको काम देना है तो क्या फैक्टर जहन में रखने हैं। फैक्टर जहन में रखना है कि जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है,
फिर कोई थ्रेट वगैरह इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, इसकी कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी जब देखी तो मुझे हुआ कि वैसे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन पेरोल के मामले में इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रा ज़्यादा है। तो इसको काम देते हुए मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगा कि पेरोल की एरिया या उससे कनेक्टेड एरिया में मैंने इसको नहीं ऐड करना। क्या इन एग्रीगेट इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा किन बातों का ध्यान में रखना है। आखिरी बात उन्होंने कहा इन एग्रीगेट क्या एक्सटर्नल ऑडिटर वुड रिमेन सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट। आपने इसको इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि क्या इसको इस्तेमाल करते करते आप इतना जज्बाती तो नहीं हो गए कि आप ऑडिट में सफिशिएंटली इन्वॉल्व ही नहीं रहे और यही कर रहा है सारा ऑडिट। आपको अगर असिस्टेंट मिल गया तो ऐसा ना हो कि 80% ऑडिट ये गरीब कर रहे हो और आप बैठ के सुकून से एंड पे साइन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा यू शुड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट। अब इसमें प्रोसीजर्स क्या हैं। पहले तो 610 ने प्रिक्यूड कर दिया, मना कर दिया कि इंटरनल ऑडिटर को आप डायरेक्ट असिस्टेंस इस जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। पीछे ही वाली बातें फिर से रिपीट हो रही हैं, जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट है, जहाँ हायर असेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, जहाँ हायर जजमेंट है, जहाँ ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। अगर काम हुआ है जहाँ इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व और उनकी कोई ना कोई अपना काम उनके सामने आएगा, या एक ऐसा डिसीजन कि हम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करें या उसकी असिस्टेंस यूज़ करें। यानी अगर ये डिसीजन लेना है कि मैं इसकी असिस्टेंस यूज़ करूं या इसके काम को यूज़ करूं, तो इसके साथ मीटिंग करके इससे नहीं पूछना कि तुम्हारा क्या ख्याल है, डायरेक्ट असिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करें या तुम्हारे काम को इस्तेमाल करें। वो कहेगा मेरा ख्याल है आप मेरी तरफ आए ना, तो उससे पूछेंगे तो गलत होगा। तो 610 ने कहा है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट में आपने उसको इन्वॉल्व नहीं करना, हायर रिस्क में बहुत ज़्यादा जजमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करना, उन काम में उसको इन्वॉल्व नहीं करना जो उसने खुद किए हैं या उसका अपना किरदार बीच में रहा, और इस फैसले में इन्वॉल्व नहीं करना कि आपने उसके काम को यूज़ करना है या डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ आना है। ये काम आपने उसके ज़िम्मे नहीं डालने हैं। अब जब इंटरनल ऑडिटर को आपने यूज़ करना है तो प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, दो काम करने चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट कर लें एंटिटी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, जिसमें वो इजाज़त दे कि वो आपके बंदे हमारे अंडर काम करेंगे और वो आप हमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और नंबर 2, आप इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्री कर लें कि वो हमें साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम करेंगे। दोनों साथ एग्रीमेंट कर लें। अब आप देख रहे हैं इसके स्टेप्स और उसके स्टेप्स में फ़र्क है, और पेपर में वो एक सिचुएशन दे के हो सकता है आपसे कहेंगे ज़रा बताओ क्या प्रोसीजर होंगे, तो अगर आप गलत जोन में एंटर हो गए तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ आना ज़रूरी है। आई होप कि वो समझ हम आ रहा है। अब इसके काम की क्वालिटी, काम की क्वालिटी से मुराद है कि क्या मैंने इससे अच्छा काम करवाया या नहीं करवाया। तो हम कहेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू अच्छा दे रहे हैं। इट मस्ट बी सफिशिएंट इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड कि इंटरनल ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया या नहीं लिया। हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू सही हुआ है या नहीं हुआ। कहीं उसकी ऑब्जेक्टिविटी में मसला हो, कंपिटेंस में मसला हो, तो हमने अलर्ट रहना है। हम अच्छी डायरेक्शन देंगे, हम अच्छा सुपरवाइज करेंगे, हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ किताब ने रिपीट नहीं की डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू वाली बातें। ये वाली बातें किताब में ISA 220 के अंदर चैप्टर 2 ICAP की किताब का, और स्टैंडर्ड की बात करें तो 220 इंशाल्लाह कल का टारगेट है। वहाँ हम देखते हैं कि आप अपनी टीम से अच्छा काम करवाते हैं तो उनको डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू किस तरह से देते हैं। सब कुछ हो गया, एंड पे डॉक्यूमेंट क्या करना है। सबसे पहले देखना है उसकी ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस पे आपको कोई डाउट, या आपने जो वैल्यूएशन की आपका क्या रिजल्ट निकला था। फिर आपने जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क जो इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया उस पर आपने डिसीजन किस तरह से लिया, इनके काम को किसने रिव्यू किया, किस दिन रिव्यू किया, मैनेजमेंट के साथ जो आपके रिटर्न एग्रीमेंट तो इंटरनल ऑडिटर के साथ वो, और दूसरा इंटरनल ऑडिटर ने आपकी असिस्टेंस के अंडर जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की, जो वर्किंग की, वो सारी की सारी आप अपने पास, यानी आपके पास रह के जो वो काम करके गया है वो अपनी किताबें आपको दे के जाएगा, उसकी वर्किंग वो अपने साथ नहीं लेके जाएगा, वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगी। बात समझ आई। तो इस चैप्टर में ICAP ने कई दफ़ा बारियां लगाई हुई होती हैं, एक दफ़ा 610, एक दफ़ा 620। मूड में हो तो कभी दोनों में से सवाल ना पूछे, और मूड में हो तो दोनों का इकट्ठे सवाल भी पूछ लें, ठीक है। बट ये पेपर में सवाल ज़्यादातर नॉलेज बेस आता है, तो जितना किसी भी और दिन पास पेपर के सेशन में तकलीफ़ होती है कि उसमें सिनेरियोज और लॉजिक डिस्कस हो रही है, आज का सेशन उतना ही आपका वो वाला स्मूथ भी होगा। आज ये सेशन भी बेहतर था, वो सेशन भी, इसके साथ कोई और चैप्टर जुड़ नहीं सकता था, जुड़ता तो फिर वो ख़राब हो जाता। तो आपको अच्छे टाइम पे जो है वो आज छुट्टी भी मिल गई, हालांकि आज हमने गैर ज़रूरी बातें भी बहुत सारी की थी, तो लेकिन हमने ब्रेक का टाइम बचा लिया था। तो अब आपने जहन में रखना है कि डेली अब हमारी ये 2 घंटे की क्लास होगी, और तकरीबन 55-50 मिनट, 1 घंटा गुजरने के बाद मैं 10-1 मिनट की आपको ब्रेक दे दूंगा, ताकि आप जो है वो जाके मुँह पे छीटा छीटा मार के आके और दोबारा फ्रेश होके सुन सकें। तो
और सर से मैं अब नीचे जाऊंगा, तो जाने से पहले मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं नीचे जाके कोशिश करता हूं कि सर तक पैगाम पहुंचा दूं कि ये बच्चे जल्दी फारिग हो गए हैं। सर की 5:30 बजे क्लास मेरी अंडरस्टैंडिंग है ख़त्म होती है, तो उसके बाद 5:30 बजे जो है ना आप लोग यहाँ इस कमरे में आ जाइएगा। हम कोशिश करते हैं कि सर को रिक्वेस्ट कर दें कि वो भी टाइम से आ जाए। ठीक है।